लोलिंग, जो कि नेशनल हाईवे श्रीनगर से सटी हुई पहाड़ी है, पूरा ब्लॉक किया हुआ था कि उसमें से हम 3 जवान ऐसे थे जो 22 दिन तक कंटिन्यू चले। तीसरी रात का तो वो मंजर आज ही मेरी आंखों के सामने ऐसे दस्ता है, शायद वो कल की बात है। पाकिस्तान की फौज के जो 2 बंकर थे उन्होंने फायर खोल दिया, सामने उनके 2 बंकर थे। फिर हम 7 जवानों ने आधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानियों को पल भर में मौत के घाट उतारा। 5 घंटे तक हम लड़ते रहे, पीछे से कोई सपोर्ट नहीं था, चारों तरफ से कट ऑफ हो चुके थे। और मुझे मेरा साथी फर्स्ट एड करने लगता है, उसको यहाँ गोली लगती है, इधर से पूरा सर निकल के बाहर चला गया। फर्स्ट में यहाँ पे गोली मारी आपके? हाँ, तो मैं देख रहा हूँ धुआं निकल रहा है। फिर पैर में, थाई में तो उस जगह गोली मारी तो धुआं निकल रहा है। दोनों हाथों से राइफल उठाने की कोशिश करी, लेकिन ये हाथ नहीं हिला, इसकी तो कंधा हिला, इस हाथ की तो पूरी हड्डी निकल के बाहर थी। एक हाथ से उठाया, ऐसे पलटा खाया, फिर वहाँ से जब फायरिंग किया उनके 3-4 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारा। फिर इस हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर, तीसरे पत्थर, 4-5 जगह से लुढ़क करके जब फायरिंग किया तो उनको ये आभास और एहसास हुआ ये अकेला नहीं है, नीचे से फौज की दूसरी टुकड़ी ऊपर चढ़ाई है। कोई कह नहीं रहा था कि जिंदा रहेगा, सबको थोड़ी बहुत देर के बाद मर जाएगा, लेकिन मेरे अंदर विश्वास था। मैं उनको बोला मुझे कुछ नहीं होगा, सिर्फ इस पोस्ट को बचा लो कैसे भी करके। 17 गोलियां किसी के शरीर में लग जाना, मतलब इंसान के सोच से ही परे वो चीज़ें। एक गोली लगती है, इंसान मर जाता है। 17 गोली लगने के बाद ये आपसे बात करता ना होता, कहीं पत्थर की मूर्त बना हुआ होता। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं शिटविलर हिंदी। 17,000 से ऊंची हाइट पर जब चारों तरफ से गोलियां बरस रही हो और मौसम ऐसा हो कि हड्डियां गला देने वाला हो, उस तापमान में भी, उस माहौल में भी देश के लिए कुछ करने का जज्बा। 17 गोलियां उन्होंने अपने सीने पर खाई थीं, बावजूद इसके दुश्मन को उन्होंने खदेड़कर बाहर फेंक दिया। उस जाबाज की कहानी हम सुनाएंगे। टाइगर हिल, कारगिल युद्ध की जो गाथा सामने आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और कहानी जब सुनने में आती है तो ऐसा लगता है कि कोई फिल्मी कहानी चल रही, लेकिन ये सब रियल में हुआ है। और जिस शख्स ने उस रियल में जिया है, उस गाथा को, उस मोमेंट्स को, आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत कीजिए हमारे मेहमान का, योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र विजेता, कारगिल युद्ध के महानायक जिसको हम कह सकते हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आखिर उन क्षणों में, उस जीवन में क्या कुछ उन्होंने देखा, समझा, और देश के लिए जो वो जज्बा कहाँ से करने का आया। योगेंद्र जी बहुत स्वागत है, जय हिंद। सबसे पहले जय हिंद, नमस्कार साहब। योगेंद्र जी, जब आपका नाम सामने आता है ना, परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव, अपने आप में ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 19 साल की महज उम्र थी आपकी जब आप उस टाइम सेना में थे और करगिल युद्ध में आपको जाना पड़ा था। टाइगर हिल एक ऐसा नाम था कि जो भारत के लिए बड़ा मुसीबत का सबब बना हुआ था। आप वहाँ मौजूद थे। टेरेन ऐसी कि आम इंसान तो सोच ही नहीं सकता है, और सिपाही के कंधे पर उस टाइम कम से 15 से 20 किलो वजन होता है जब वो लेकर चलता है। एम्यूनिशन था, खाने पीने का सामान था, थोड़ी बहुत जो थोड़ी वो रसद थी। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगा कि वो जज्बा कहाँ से आया था आपके अंदर, कैसे वो, मतलब एक होता है ना, इतने साथी आपके घायल पड़े हुए थे, मर गए थे, गोलियाँ लगी थी, वो जज्बा कैसे क्रिएट हुआ? क्या वो उस माहौल का एक रूप था या अंदर से ही कुछ निकल के सामने आया था? देखिए, ये इस देश की मिट्टी का कुछ नशा है, और इस मिट्टी, क्योंकि ये भारत की जो धरती है, ये तो जप की, तप की, ज्ञान की, विज्ञान की, पुरुषार्थ की, परमार्थ की, वीरों की, वीरांगनाओं की धरती है। इस धरती पर सदियों से युद्ध लड़े जाते रहे हैं, और हमारे योद्धाओं ने एक नया शौर्य, नया इतिहास इस धरती पर लिखा है। तो एक कुछ इस मिट्टी का वो संस्कार, कुछ परिवार का संस्कार, वातावरण, फिर एक फौज की जो ट्रेनिंग है, तो उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। फिर तीसरा, जैसे आपने लास्ट कहा, एक इन्वायरमेंट, ये सारे मिलाकर के एक फौजी के अंदर वो ताकत, वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो प्रेरणा भर देते हैं कि विषम से विषम परिस्थितियों में भी, प्रतिकूल अवस्था में भी वो धैर्य से, साहस से, वीरता से अपने कार्यों को अंजाम दे पाता है। बिल्कुल।
क्योंकि उसमें एक भाव भर दिया जाता है, जो बोलते हैं ना इज्जत। किसकी इज्जत? देश की इज्जत, अपने देश की इज्जत, सेना की इज्जत, अपने यूनिट की इज्जत, धरती माँ की इज्जत। अपने परिवार की इज्जत भी जुड़ी है उससे। बिल्कुल। परिवार की इज्जत है, माँ बाप की इज्जत है, क्योंकि हर एक माँ बाप ने एक जो औलाद जो पैदा की है ना, वो वीर हैं, वो एक शौरवीर हैं, शूरवीर हैं। तो सिंगनिया और शेर पैदा किए हमारे पेरेंट्स ने हम। तो वो कहीं हमारे माँ बाप, अगर हमने कुछ ऐसा काम कर दिया तो उनकी इज्जत पर ठेस ना पहुंच जाए। गांव की इज्जत, समाज की इज्जत, राष्ट्र की इज्जत, सेना की, ये सारी जो चीजें होती है, डर, वो डर क्या करता है? साहस देता है। तो वो जो इतना सब कुछ मुश्किलात हालातों में भी वो जवान लड़ता रहता है, और उसके कदम हमेशा आगे की तरफ होते हैं, क्योंकि उसके जो पूर्वजों ने एक इतिहास रचा है, उस इतिहास को कायम रखने के लिए वो अपने लहू का एक एक कतरा तक बहाता चला जाता है। और फक्र होता है उसको, फक्र होता है कि मेरे पूर्वजों ने जो इतिहास, जो आज ये विरासत दी है, इसका रक्षा करने का सौभाग्य मिल रहा है, इसको अपने लहू से जो लाल करने का मौका मिल रहा है, सींचने का प्रयास, सींचने का। ये कम मौके मिलते हैं, हर व्यक्ति को नहीं मिलता है। बिल्कुल। तो वो एक उत्साह, जोश, जुनून, उमंग पैदा करता है, और तभी वो उस परिस्थिति में लड़ पाता है और अपने उस इज्जत, राष्ट्र की इज्जत, सेना की इज्जत, अपने यूनिट और अपने रेजिमेंट की इज्जत को कायम रख पाता है। योगेन जी, चूंकि सब जानते हैं कि जब कारगिल हुआ था तो ऑल ऑफ अ सडन हुआ था, अचानक से जो पाकिस्तानी मुजाहिद थे, जिनको मुजाहिद का नाम दिया था उन लोगों ने, हालांकि सेना ही थी उनकी, वो पीक्स पे आकर बैठ गए हमारे देश की। और शायद इल्म भारत का वो बहुत बाद में पता चला, जब उन्होंने कैप्चर कर ली थी पूरी। आपको कब ये पता चला था कि क्या आप उस टाइम पोस्टिंग वहीं उसी जगह पर थी, आपकी कारगिल में पोस्टिंग थी, या आपको वहां भेजा गया था बाद में कि नहीं, इस पलटन को, 19 ग्रेनेडियर्स को वहां जाना है? 18 ग्रेनेडियर्स, माफ तो कीजिएगा। नहीं, मेरी बटालियन उस समय कश्मीर वैली के अंदर थी, कारगिल में नहीं थी लेकिन? कारगिल में नहीं थी। कारगिल में पहले से जो 4 बटालियन थी हमारी, एक 4 जाट और 16 ग्रेनेडियर, नहीं 3 पंजाब और 10 गढ़वाल, ओके, जो पहले थी, शुरुआत में थी। तो जब कैप्टन सौरभ कालिया वाली जो पेट्रोलिंग कैप्चर कर ली गई, फिर ये आग धीरे 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 फैली थी। जब ये आग फैली तो जो हमारी रिजर्व बटालियंस थी, फौज जो कश्मीर में डिप्लॉयड थी, उनको वहाँ से मोबिलाइजेशन करके वहाँ पर लाया गया, क्योंकि वहाँ पे उस समय सेना की डिप्लॉयमेंट कम थी, क्योंकि पहले कोई ऐसे हादसे हुए नहीं, और इतने दुर्गम इलाके जहाँ जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल होता है, पहुंच पाना मुश्किल हो पाता है, पहुंच पाना मुश्किल है, तो वहाँ यार ऐसी हरकत तो नहीं होगी। लेकिन आज बड़े विश्वास के साथ ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसने बार बार जो है धोखे दिए हैं, और वही एक धोखा था कि उसने जो एक समझौते वहाँ पे हो रखे थे कि विंटर के समय दोनों सेनाएं विड्रॉल होंगी, लेकिन वो विड्रॉल नहीं हुआ, और उसने अपने देश के साथ में भी धोखा किया। बिल्कुल, ठीक है, पॉलिटिकल तौर के ऊपर दोनों देश, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, एक मैत्रीपूर्ण, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाते जा रहे थे, और वो हिंदुस्तान के साथ तो धोखा कर ही रहा था, लेकिन वो अपनी सरकार के साथ में भी उसने मुशर्रफ ने धोखा किया। पहले ही वाजपेयी साहब वहाँ पे बस के थ्रू इस्लामाबाद गए थे, लाहौर गए थे, बस यात्रा से पीस टॉक करने गए थे, अमन की बात करने गए थे, लेकिन उसके बाद ही ये पूरा एक, कहते हैं कि बहुत चरित्रहीन व्यवहार दिखाया था उसने अपना। हाँ, ये पूरा षड्यंत्र रचा हुआ था परवेज मुशर्रफ का। तो उसने अपने मुल्क के साथ में भी धोखा किया, और हमारे देश के साथ तो उसने धोखा किया ही किया था। तो हम वहाँ कश्मीर में थे, मानस बल में, और हमारी बटालियन को वहाँ पे आदेश मिला कि आप दराज सेक्टर जाओ। तो जो इन्होंने मुजाहिदीन का जो है दिया था कि मुजाहिदीन है, बट मुजाहिदीन नहीं, उनकी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री थी, और इसका सबूत हिंदुस्तान की फौज ने उनके आई कार्ड्स, उनके पे बुक, उनकी MI रूम में जो जब जाते हैं सिक रिपोर्ट मेडिकल जो दिखाने के लिए, वो उनके पास थी। सब कुछ तो उनका दिया,
लेकिन मैं एज ए सैनिक होने के नाते मैं ये कहता हूँ कि हमारा देश कितना और देश की सरकार अपने सैनिकों पे कितना फक्र करती है। बिल्कुल। और वो देश की सेना का सेना अध्यक्ष जो अपने सैनिकों को ही सैनिक मानने से इनकार कर दिया था। अभी 25 साल जब कारगिल के पूरे हुए जी। तब अभी जो चीफ हैं उनके, उसने स्वीकार किया 25 साल के बाद कि वो मुजाहिदीन नहीं थे बल्कि हमारी फौज थी। आसिफ मुनीर। और वो एक भी बॉडी नहीं उठा के लेके गए। बिल्कुल। भारतीय सेना ने उनको दफनाया कायदे से, तरीके से, जो इस्लाम धर्म में चीज़ें हैं जिस तरीके दफनाया जाता है, बताते हैं कि पूरी उसी तरीके से, प्रॉपर तरीके से उनको दफनाया गया था। देखिए हमारा जो देश है ना, वो संस्कृति हमारे देश में जो संस्कृति मूल्यों के ऊपर आधारित है। और जब तक व्यक्ति जिंदा है तब तक दुश्मनी होती है, मरने के बाद कौन सी दुश्मनी? वो भी तो अपना एक सैनिक था, अपने देश के लिए लड़ रहा था। अब मरने के बाद उसका भी अंतिम संस्कार एक सैनिक की तरह होना चाहिए। तो ये भारत ने पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की थी कि हमने उन्हीं के रीति रिवाजों द्वारा उनको जो बॉडियां ठीक थी उनको नीचे उतारा और उनको दफनाया, जो एक सैनिक के सम्मान के साथ होना चाहिए। बिल्कुल। योगेन जी, महज 19 साल की उम्र थी आपकी, 19 से 20 साल की, और आपको उस मैदान जंग में जाना पड़ा। घबराहट भी हुई थी कि मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूँ, क्योंकि देखिए जिस एज में इंसान अपना करियर बनाने की सोचता है, और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूँ तो बच्चों को पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है। लेकिन आप 19 साल की उम्र में आप सेना में चले गए और इतना बड़ा आपको एक युद्ध देखने को मिला जिसकी शौर्य गाथा आपके ही हाथों लिखी गई। कैसे, मतलब वो चीज़ें आपने कलेक्ट की अपने अंदर कि नहीं मुझे सेना में जाना है, और जब ये पता चला कि मुझे उस टाइगर हिल को कैप्चर करना है, जाना है, कितने लोगों के आपकी जो समर्थन था उस वक्त? आप कितने लोग आप साथ में थे जब आप चढ़ाई कर रहे थे उस हिल पे, और क्या वो घटनाक्रम था, थोड़ा अगर समझा सकें हमको तो? नहीं, बिल्कुल। देखिए वैसे तो जो है परमात्मा ने हर एक इंसान का जैसी आत्मा गर्भ में अवतरित होती है उसके जीवन का इतिहास उस समय लिख दिया जाता है, लक्ष्य बन जाता है उसका जीवन, लिख दिया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आज जो हम बैठ करके बात कर रहे हैं ये भी हमारे जीवन का एक लिखा हुआ अध्याय है, बिल्कुल, जो आज हम इसको पढ़ पा रहे हैं। तो जिस तरह के उसका रास्ता होता है वैसे ही परमात्मा एनवायरनमेंट क्रिएट करता जाता है। तो मैं एक फौजी परिवार में पैदा हुआ, पिता ने अपने युद्धों की दास्तानों को सुनाया, खेत खलियानों में काम करते हुए बड़े हुए, पढ़ते रहे। 16 साल 5 महीने की अवस्था में मैं फौज में भर्ती हुआ हूँ। 16 साल 5 महीने। 16 साल 5 महीने। और फौज की जो ट्रेनिंग है वो तो आग की तप्त भट्टी होती है। बिल्कुल। आग का जब नाम सुनते हैं तो लोगों को लगता है आग जला देगी, लेकिन आग जलाती नहीं है, पिघलाती है। जितने भी ये इंस्ट्रूमेंट हम देख रहे हैं सब आग में पिघल करके एक नए रूप में परिवर्तित हुए हैं। तो वहाँ फौज इसलिए 9 महीने की ट्रेनिंग में आग की भट्टी में तपाती है ताकि एक सिविलियन से एक फौजी बन जाए। और फौजी राष्ट्र का विश्वास होता है, भरोसा होता है। वो जब अपने बदन पर वर्दी पहनता है तो वो वर्दी कोई मामूली कपड़ा नहीं है सर। बिल्कुल, बिल्कुल। वो लाखों करोड़ों सैनिकों के खून से पावन और पुनीत वो वर्दी है, और करोड़ों लोगों की उम्मीद है वो। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का वो भरोसा और उम्मीद है। तिरंगे की आन बान और शान है वो। बिल्कुल। तो वो पहन करके पहली पोस्टिंग मुझे कश्मीर में मिली, क्योंकि एक इंसान 2 तरह की लाइफ को जी रहा होता है, एक सक्सेस ऑफ लाइफ और पर्पज ऑफ लाइफ। सक्सेस आपको मेहनत करके मिल जाएगी, लेकिन लाइफ का अगर पर्पज नहीं है तो वो सक्सेस एक दिन बेकार हो जाएगी, आपको मिली हुई भी बेकार हो जाएगी। तो मैं तो बचपन से उस युद्ध के सपनों को जी रहा था, क्योंकि पिता से सुना, फिर 6 क्लास में अब्दुल हमीद की कहानी को पढ़ा जिसने अकेले पाकिस्तान के 8-8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त किया था। तो तब ये कि फौज में जाना है, जज्बा क्रिएट हो गया, फौज में जाना है। क्यों जाना है? फिर अपने आप से पूछा क्यों जाना है? यार युद्ध लड़ना है। और जब हम किसी भाव को बड़ी श्रद्धा जीते हैं, जब उसको जीते हैं तो पूरी कायनात उस चीज को पूरा करने के लिए लग जाती है। तो वो पहली पोस्टिंग कश्मीर में गया। आज एहसास होता है कि क्यों गया था मैं, लेकिन आज एहसास ये होता है, पता चला कि मैं गया नहीं था, मुझे मेरे परमात्मा ने वहां पर भेजा था।
मुझे अब जिम्मेदारी दी थी मुझे हाँ, वो। क्योंकि हम इन आंखों से सिर्फ उतना देख सकते हैं जितना देखा जा सकता है। एक परमात्मा तो जानता था उस धरा पर कुछ बड़ा युद्ध होने वाला है, बिल्कुल। तो बड़े युद्ध को लड़ने से पहले छोटे युद्धों का हिस्सा बनना बहुत जरूरी होता है। जिस तरह से एकदम से बोर्ड की एग्जाम नहीं दिए जा सकते, 6, 7, 8, 9, ये आपको सारी उसमें परीक्षाओं में पास होना पास पड़ेगा, होना पड़ेगा। तभी आप 10th का बोर्ड का एग्जाम दे सकते हो। तो वहां कश्मीर में तो 1990 से आज तक युद्ध जो ही चल रहा था। हिंदुस्तान की फौज दहशतगर्दों के साथ एक युद्ध लड़ती चली आ रही है, तो उस युद्ध का हिस्सा बना ताकि वहां समझ सकूं, सीख सकूं, अपने अंदर वो योग्यता पैदा कर सकूं कि जब वो चुनौती, जब युद्ध हो तो ये पैर न लड़खड़ाएं, हाथ न कपाएं, बल्कि सीना तान करके उस चुनौती, उस युद्ध में जीत को सुनिश्चित कर सके। तो सर बस वहाँ से बहुत कुछ सीखा। तुरंत फिर जो है जब द्रास में पहुंचे तो सबसे पहले हमें तोलोलिंग पहाड़ी, तोलोलिंग जो कि नेशनल हाईवे श्रीनगर से सटी हुई पहाड़ी है, बिल्कुल। पूरा ब्लॉक किया हुआ था। उस पहाड़ी पर हमारी बटालियन ने 22 दिन युद्ध लड़ा था, और 22 दिन में हमने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया। तब जाकर के 12 जून 1999 को हिंदुस्तान की फौज को पहली सफलता के रूप में वो तोलोलिंग टॉप उन्हें प्राप्त हुआ था। अभी मैं एक यूनिवर्सिटी में बात कर रहा था, तो वहाँ एक प्रोफेसर साहब ने सवाल किया, बोला सर एक फौजी और सिविलियन में क्या फ़र्क है? मैं कहा सर अगर ऐसे देखा जाए तो कोई फ़र्क नहीं, 2 हाथ 2 पैर 2 आँख आपके भी हमारे भी, बिल्कुल। लेकिन एक फ़र्क है। बोला कौन सा? सोच का फ़र्क है। कैसी सोच? एक सिविलियंस को एक छोटी सी भी उपलब्धि, सफलता मिल जाए तो वो 10 दिन तक काम नहीं करता है, पार्टियां करता है, जश्न मनाता है। लेकिन हमारी फौज हर रोज एक बड़ी सफलता, बड़ी उपलब्धि प्राप्त करती है, क्षणिक उसका जश्न मनाती है, फिर बूट की ठोकर मार करके 4 कदम दूर फेंक देती है, ताकि सफलता जवान के यहाँ पर नहीं बल्कि बूट की ठोकरों पे रहे, ताकि उसमें अहंकार पैदा ना हो, ताकि वो कर्मशील बना रहे, मेहनत करता रहे और अगली सफलता प्राप्त करने के लिए वो संघर्षरत रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें एक टास्क पूरा हुआ, दूसरा मिल गया, टाइगर हिल। अच्छा, पहले तोलोलिंग आपने कैप्चर की, हाँ, फिर उसके बाद टाइगर हिल के। हाँ। तो टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची पहाड़ी है, जिसने पूरा द्रास सेक्टर डोमिनेट किया हुआ था। 360 डिग्री वहां से व्यू मिलता था, पूरा सब कुछ वहां से। तो वो पहाड़ी एक लड़ाई की दृष्टि से भी, जो सामरिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण थी। तो उस पहाड़ी को पुनः प्राप्त करने के लिए हमारी बटालियन को टास्क दिया गया। तो बटालियन कमांडर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, तो उन्होंने पूरी रणनीति, युद्ध नीति के तहत फिर जब उस पहाड़ी की प्लानिंग किया, तो एक घातक प्लेटून, जिसको सिविल भाषा में कमांडो टीम कहते हैं, कमांडो फोर्स जिसको, तो ऐसे ही एक टुकड़ी होती है यूनिट की, उसको घातक प्लेटून बोलते हैं। 21 जवानों की टीम होती, तो उसके बहुत सारे जवान शहीद हो गए थे। अब नए जवानों का जब चयन शुरू हुआ, तो मैं युवाओं और दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति की पहचान किसी ओहदे या रैंक से नहीं होती है, कर्म से होती है। व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है। बिल्कुल। और मैं कोई शक्तिशाली व्यक्ति भी नहीं हूँ, मैं आप लोगों की तरह एक माँ के गर्भ से पैदा हुआ एक साधारण सा इंसान हूँ। बिल्कुल। लेकिन हाँ, उस 22 दिन की लड़ाई के दौरान हम 15 जवानों की एक टीम, जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को राशन और अम्निशन पहुंचाना, और उसी काम से हमारी पहचान बनी, क्योंकि उसमें से हम 3 जवान ऐसे थे जो 22 दिन तक कंटिन्यू चले। बताइए। तो बोला ये तीनों जवान फिजिकली, मेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, इनको इस कमांडो टीम तो बहुत यंग थे उस टाइम। मैं उस समय 19 साल के थे। यस, 19 या 19.5 साल के। हाँ, बस 19 के आसपास ही था मैं जी। तो तब ये जो है हमें उस टीम का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला। तो एक नए ऑफिसर कमीशन होकर गए थे, लेफ्टिनेंट बलवान सिंह। ओके। तो उनको उस टीम की कमांड दी गई, क्योंकि हाइट ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल डाउन। तो इसमें जो टुकड़ी थी, इसमें क्योंकि पुराने व्यक्ति भी चाहिए, एक्सपीरियंस वाले भी चाहिए और यंग भी चाहिए, मिला जुला सब होना मिला जुला। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन करके वो टीम का गठन हुआ। हमें 1-2 दिन का रिहर्सल का समय मिला, और आखिरकार फिर हमें उस पहाड़ी पे चढ़ने का आदेश दे दिया गया। जहाँ से आपने शुरुआत की थी, वहाँ से जो आपका एंड पॉइंट था, जहाँ पर आपने वो फाइट करी, कितना गैप था? वहाँ से लगभग 5000 के ऊपर था फिट।
वहाँ से और जा क्लाइम करने में कितना टाइम लगा उसको? हमें लगा 2 रात और 1 दिन कंटिन्यू चलते रहे आप? कंटिन्यू। दिन में नहीं चल पाते थे हम्म क्योंकि दुश्मन ऊपर से देखता था हम्म तो सीधा फायर करता था। तो हमें तो अपने आप को भी बचाना था बिल्कुल। और दुश्मन को भी ख़त्म करना था। तो दुश्मन को सरप्राइज करने के लिए हमने अपने मोमेंट को छुपाने के लिए अंधेरे का सहारा लिया। तो हमने 2 रात और 1 दिन की कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद तीसरी रात का तो वो मंजर आज ही मेरी आंखों के सामने ऐसे दृश्यता है, शायद वो कल की बात है। बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा असंभव था, प्रतीत हो रहा। बिल्कुल। रस्सियों के सहारे हम चढ़ने लगे तो ऊपर से पत्थर गिरने लगे। पाकिस्तान की फौज के जो 2 बंकर थे लेफ्ट और राइट में, उन्होंने फायर खोल दिया। पता लग गया था उनको? उनको पता चल गया तो फायर खुलता है। फायर खुलते ही हम 7 जवान ऊपर चढ़ पाए, बाकी को चढ़ने नहीं दिया। अच्छा, 21 में से 21 में से। तो जैसे ऊपर हम 7 पहुंचे तो 7-8 मीटर का प्लेन स्पेस टाइप में था। सामने उनके 2 बंकर थे। फिर हम 7 जवानों ने आधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानियों को पल भर में मौत के घाट उतारा। फिर हम दौड़ करके उनके बंकरों में जा घुसे, उनकी बॉडियों को बाहर निकाला। फिर उनके जो मोर्चे थे, बंकर थे, उनको अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन किया। फिर वहाँ से हमने लड़ना शुरू किया। 5 घंटे तक हम लड़ते रहे कंटिन्यू। पीछे से कोई सपोर्ट नहीं था, चारों तरफ से कट ऑफ हो चुके थे। 5 घंटे लड़ते लड़ते फिर तो वो दृश्य, वो परिस्थिति आई जो आज तक हमने फिल्मों में देखा कि गर्दनें कटती हैं, धड़ चलते हैं। मैंने देखा नहीं, उनको जिया है। मुझे वो पल आज भी याद है जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था, नाक से खून की धार बह रही थी और मुझे मेरा साथी फर्स्ट एड करने लगता है। उसको यहाँ गोली लगती है, इधर से पूरा सर निकल के बाहर चला जाता। उसका हाथ पकड़ा, सर क्या हुआ, लेकिन एक शब्द तक नहीं बोल पाए। ऐसे मेरी बगल में बैठा था, ट्रेनिंग का साथी था। मैं उसको बोला, अनंतराम सर को तो गोली लगी। क्या? ये उसके जीवन का आखिरी शब्द था। और उसको सीने में गोलियां लगती हैं, फेफड़ों से खून की फुहारें छूटती, मेरी गोद में आकर कैसे लेट जाता है। एक साथी पीछे से दौड़ करके जैसे हमारे नज़दीक पहुंचता है, वैसे ही वहाँ एक आटे का बम गिरता है। उसकी गर्दन कट करके दूर जा करके गिरती है ऑन द स्पॉट। चारों तरफ खून की बौछारें ही बौछारें थी और मैं पड़ा हुआ देख रहा। उस धड़ पे सर नहीं था, लेकिन हाथों से बंदूक नहीं छूटी थी और वो धड़ 2 कदम तक चला। फिर क्या वो मंजर रहा होगा? बहुत सर, उसको आज मैं बता पा रहा हूँ, उस समय सिर्फ उसको देख पा रहा था, जी पा रहा था। आप सर बात कर रहे हैं, देखिए मेरे कैसे रोंगटे खड़े हुए हैं। बिल्कुल उस गाथा को सुनते ही मतलब आंख नम होने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन रोंगटे खड़े हुए हैं सर। तो सर एक और साथी था, वो दौड़ करके आया। जैसे वो नज़दीक पहुंचता है, एक और बम गिरता है। उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट करके दूर जाकर गिरते हैं। और जब ये शरीर के अंग कट करके ज़मीन पर गिरते हैं ना, किस तरह से उछलते हैं, तड़पते हैं, शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। सब कुछ खत्म हो गया। फिर तो उन्होंने 30-40 पाकिस्तान के सैनिकों ने इस तरह से आकर के हमको घेर लिया था। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि सर जब आप लोगों ने वहाँ फायर ओपन किया, उनके बंकर में आपने जितने भी वो पाकिस्तानी थे उनको मार गिराया, तो बाकी लोग के आसपास छुपे हुए थे कहीं? वहाँ से जो टॉप था ना, वो और भी टॉप था? टॉप 50-60 मीटर ऊपर था। अच्छा, जहाँ उनकी एक पूरी कंपनी का डिप्लॉयमेंट। ओके। और एक कंपनी की स्ट्रेंथ होती है 150, 150। हम्म। तो जब यहाँ फायर खुला तो ऊपर वालों को पता चल गया कि ऊपर जो है ना फौज, नीचे फौज आ चुकी है, इंडियन आर्मी। मतलब नीचे कच्ची वो थी उनकी, क्या कहते हैं, डिप्लॉयमेंट। हाँ, वो एक फैलाव में ही होता है, इकट्ठे नहीं होते हैं। तो उनके फॉरवर्ड पोस्ट हम कह सकते हैं, फॉरवर्ड पोस्ट थी उनकी। तो उन्होंने ऊपर से जो है जब आने लगे तो हमें ऐसे करके घेर लिया उनको। तो उनका एक कमांडर आया था, उसने एकदम से बोला, इनको ज़रा चेक तो करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं बच गया। पाकिस्तान के जवान हमारे जवानों की बॉडियों में आकर के 4-4, 5-5 गोलियों के जब ब्रस्ट मारते थे ना, तो बॉडियाँ ऐसे उछलती थी। तो उसने सामने वाले को मारा, उसकी बॉडी उछली, बगल वाले को, मैं भी इस तरह से पड़ा था। उसने फर्स्ट में यहाँ पे गोली मारी आपके। हाँ, तो मैं देख रहा हूँ धुआं निकल रहा है। फिर पैर में, थाई में तो उस जगह गोली मारी तो धुआं निकल रहा है। गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा।
फिर तो उन्होंने अमानवीय क्रूरताओं का तांडव शुरू किया हमारे जवानों की बॉडियों में। फिर तो जो है बूट की ठोकरें मारने लगे, पत्थर मारने लगे ताकि ये बॉडी छत विछत हो जाए, गालियां देते रहे। उनका मोटिव ही वही था शायद। उनका मोटिव वही था क्योंकि उनमें क्रूरता है। मानवता तो बची नहीं थी ना बिल्कुल भी। आज भी उनमें क्रूरता ही है। वो उनमें कोई दया धर्म या वो नहीं है, बिल्कुल। तो उनमें बहुत ज्यादा कट्टरता है। तो उसी के हिसाब से उन्होंने जो है वो किया। मैं भी चुपचाप पड़ा, सब कुछ देखता रहा, सहता रहा। जब वो थक गए, मेरे भी 2 जगह लात मारी उन्होंने ना। पड़ा ही रहा मैं चुपचाप, मारता रहा जितनी बार। जहन में क्या चल रहा था उस टाइम सर? उस समय जहन में कुछ नहीं चल रहा था। जब एक चीज होती है ना, जब आपके विचारों की शून्यता शून्य हो जाते हैं ना, फिर आपके जहन में कुछ चलता ही नहीं है, बस स्थिरता आती है एक। तो वहीं से मन विदा होता है, शरीर से मन विदा होता है, और मन से ही पीड़ा दुख दर्द हंसी प्रेम सब मन से ही तो होते हैं। मनसा वाचा कर्मा। हाँ, तो ये मन से होते हैं। लेकिन मन ही शरीर से चला गया तो शरीर में तो कोई पीड़ा तो दर्द, इसलिए तो दर्द पीड़ा नहीं हुई। उसके बाद फिर उनका जहाँ से हम रात को चले थे लगभग 500 मीटर नीचे, वहाँ से क्या हो रहा था, हमारी जो एक MMG थी वो उनके पोस्ट को थोड़ा हिट कर रही थी। अच्छा। तो उसके कमांडर एकदम बोला, यार नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है ना, इसके ऊपर भी हमला करो और इनके हथियार उठा लो। तो एक बंदा उनका गोली मारने लगा, एक हथियार उठाने लगा। तो जब नजदीक आया तब अपने मन मस्तिष्क में एक विश्वास पैदा किया और अपने आप से कमिटमेंट किया, अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी ना, चाहे मेरे हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाएं, मैं उफ नहीं करूंगा। और ये मैं युवाओं को बताना चाहता हूं कि जो कमिटमेंट और दृढ़ संकल्प था ना, इसमें कितनी बड़ी शक्ति है, शायद आप समझ नहीं पाते हो। ऐसा नहीं है कि आप कमिटमेंट नहीं करते हो कमिटमेंट, लेकिन सुबह के कमिटमेंट को शाम को तोड़ देते हो और शाम के कमिटमेंट को सुबह तोड़ देते हो। बिल्कुल। हमारे देश में तो इसके बहुत उदाहरण है। महाभारत में पितामह भीष्म क्या किया उन्होंने, जिंदगी भर जीवन भर प्रतिज्ञा और कमिटमेंट ही तो किया था। बिल्कुल। और उसी कमिटमेंट और प्रतिज्ञाओं की बदौलत उन्होंने इंद्रियां नहीं, अपनी मौत को अपनी मुट्ठी में बांध लिया था। बिल्कुल। हमने पढ़ा भी, सुना भी, देखा भी है। अर्जुन ने इतने बाण उनके शरीर पर मारे थे, बाणों की बिध गए थे, बाणों की सरसैया पे थे, लेकिन अर्जुन उनके प्राण नहीं हर पाया था। और दोस्तों, जो अभी ये शख्स आपसे बात कर रहा है ना, ये उसी कमिटमेंट की बदौलत कर रहा है, वरना 17 गोली लगने के बाद ये आपसे बात करता ना होता, कहीं पत्थर की मूर्त बना हुआ होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो विश्वास पैदा कर लिया था उसने। आया दोबारा से, फिर भी बाजू में पैर में गोली मारी, 2 कदम चला, रुक गया। उसका जब वो रुका, उसके मूवमेंट को मैं देख रहा था, बड़ी आधी आंखें खुली थी आधी बंद थी। जब रुकते मेरे मन में ख्याल आया, शायद इसको पता चल गया मैं जिंदा हूँ। अब ये सोच रहा था, तब तक तो वापस मुड़ती उसने राइफल ऐसे सीने की तरफ करी, तब एक क्षण के लिए लगा योगेंद्र अब तो नहीं बचेगा। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साईं मार सके ना कोई। बिल्कुल। और इस देश को भारत माँ बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते। ये कंकर मिट्टी वाली जमीन तो नहीं है, सजीव है। माँ भारती अपने बेटों की वीरता शौर्य पराक्रम बलिदान को कभी दफन नहीं होने देती। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुन लेती है। शायद माँ भारती ने मुझे वो माध्यम चुन लिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तभी तो जब उसने दोबारा से गोली चलाई ऐसे सीने की तरफ, तो यहाँ पे पर्स रखा था, क्योंकि पूरी पैंट फट गई थी पहाड़ों पे चलते चलते। उस पर्स में कुछ 5-5 रुपए के सिक्के थे। शायद माँ भारती, उस परमात्मा ने उसको सिक्कों को इकट्ठा कर दिया होगा, और जब गोली चली तो जाकर के सिक्कों पे लगी और बुलेट प्रूफ जैकेट बना दी उसको एक तरीके से। रिकोचिट हो गई। लेकिन उस धक्के से जो फोर्स लगा था, उससे मुझे आभास ऐसा लगा कि मैं मर गया, क्योंकि पॉइंट ब्लैंक समझ लिया एक तरीके से। यस। तो वो दोबारा से जब दूसरा बंदा जो उनका आया, उसने मेरा AK-47 उठाया होगा, जब जा रहा होगा तो उसका पैर मेरे पैर से टकराया। उसके टकराते मेरे एकदम से चेतना आई, लगा मैं तो जिंदा हूं यार। फिर एक अंतर्मन से आवाज है कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा ना, अब मरेगा भी नहीं।
सही बात है। इतना कुछ हो गया, इतनी गोली लग गई, मरना होता है एक गोली में इंसान मर जाता है, लेकिन इतनी गोली लगने के बाद भी अगर मैं जीवित हूँ तो ये परमात्मा का ही एक यस, शायद संदेश है संदेश या कोई इंडिकेशन है कि नहीं योगेंद्र तुम्हें अभी और कुछ करना है। बिल्कुल। तो मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड बचा हुआ था, मैंने हैंड ग्रेनेड से उसके ऊपर फेंका, जो हमारे वेपन उठा करके जा रहा था पाकिस्तान का जवान। तो कोट के अंदर हुड लगे हुए थे, वो हुड के अंदर ग्रेनेड गिरा, दोनों तरफ तो राइफल टकी हैं, वो निकाल नहीं पाया, तब तक फट गया, उसका सर फटा और हमारे ऊपर आकर के ऐसे गिरा। ओहो। उसके गिरते ही उस धमाके से पाकिस्तान के जो जवान थे उनमें खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है। बस वही एक मौका था, उन्होंने चारों तरफ गोलियों की बौछारें शुरू करी और मैंने जैसे नीचे वो पड़ा हुआ था पाकिस्तान का जवान, उसको ऐसे दोनों हाथों से राइफल उठाने की कोशिश करी, लेकिन ये हाथ नहीं हिला, इसकी तो कंधा कंधा हिला, इस हाथ की तो पूरी हड्डी निकल के बाहर थी। एक हाथ से उठाया, ऐसे पलटा खाया, फिर वहाँ से जब फायरिंग किया उनके 3-4 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारा, फिर इस हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर, तीसरे पत्थर, 4-5 जगह से लुढ़क लुढ़क करके जब फायरिंग किया तो उनको ये आभास और एहसास हुआ यहाँ अकेला नहीं है, नीचे से फौज की दूसरी टुकड़ी ऊपर चढ़ाई है। फिर उनके पैर उखड़ गए, फिर वो वहाँ से एक ही हाथ से आप पूरा मोर्चा संभाले हुए थे। बिल्कुल, और फिर वहाँ से वो भाग खड़े हुए, बेबस लाचार हो गया था, चल नहीं सकता था बिल्कुल, क्योंकि पैर की पूरी मसल्स निकल गई थी, हाथ की पूरी हड्डी निकल गई थी, लेकिन उस समय भी हताश निराश नहीं हुआ, खिसटता, एक हाथ से रेंगता। मैं 4-5 मीटर आगे गया हूँ और 4-5 मीटर आगे जाने के देखता हूँ सामने तो उनका लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट लगे हुए, वेपन की डिप्लॉयमेंट, वहाँ से सब कुछ नजर आ रहा था। मैं पड़ा हुआ वहाँ से बहुत देर तक वो सब कुछ जो मंजर देखता रहा। फिर बहुत देर के बाद एक पागलपन छाया, फिर नीचे चलना है, साथियों को बचाना है। नीचे की तरफ जब वापस लौटने लगा तो हड्डियां टूटी हुई आपस में टकराने लगी, असहनीय पीड़ा होने लगी, क्योंकि उस समय शरीर से मन विदा था, मैं वापस मन लौट आया। लेकिन वो दर्द से आपको फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन क्या बहुत फील हो रहा था, क्योंकि दोबारा से जो कुछ देर के बाद जब मन वापस शरीर में लौटा ना, तो इतनी पीड़ा का एहसास करा दिया। तो इस हाथ को ऐसे बांधने के लिए बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन बंध नहीं पा रहा था। फिर इसको उठाया, पीछे कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसाया ताकि हिलेगा नहीं तो दर्द नहीं हो। मतलब अपने ही हाथ को अपने पीछे, हाँ, तो यहाँ से तो फिर ही हो गया था ना, ये हड्डी तो ही नहीं इसमें। फिर खिसट खिसट करके वहां तक पहुंचा जहां पर वो शहीद हो रखे थे। फिर मन में ख्याल आया, देख इनमें से कोई जिंदा तो नहीं मेरी तरह, अपना साथी। तो सर उनको मैं देखने लगा तो किसी में कोई, किसी का सर फटादार था, किसी के पूरे फेफड़े निकले थे, किसी का गर्दन उधर था तो किसी का धड़ उधर था। छत विछत लाशों के बीच ये 19 साल का लड़का पड़ा हुआ था, जिसको ये पता नहीं इस पहाड़ी से हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है, जाना है तो कहाँ जाना है। बस रोने के सिवा और कुछ भी नहीं था मेरे पास। मैं रोता रहा, बहुत देर रोया। और सच में रोना कोई कायरता नहीं, रोना भी एक थेरेपी है। बिल्कुल बिल्कुल, जो हमें अपने आप से कनेक्ट करती है। और हम क्या हैं, हम ये बॉडी या शरीर नहीं है, हम एक सोल है, एक आत्मा है, जिसको ये शरीर कुछ दिन के लिए इस धरती पर काम करने को दिया गया। तो मैं तो रोता हुआ अपने आप से कनेक्ट हुआ, तो जब आत्मा से कनेक्ट हुआ तो परमात्मा से कनेक्ट हुआ। शायद उस सुदर्शन चक्रधारी से कनेक्ट हो गया हूँगा। तुरंत एक आवाज आई, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। रास्ता था मतलब, हाँ, ऐसे एक छोटा सा नाला नीचे, नाले होते हैं पहाड़ों पे, बस उस नाले में लुढ़क गया मैं। 500 मीटर लुढ़कता हुआ नीचे आया, और टूटी हुई हड्डियां साथ में, टूटी हुई हड्डियां, तो ऐसे एकदम से गड्ढा आ गया, तो ऐसे पत्थर पकड़ करके लटका हुआ था। तब मुझे लगा यार मैं पाकिस्तान की तरफ तो नहीं आ गया हूँ। फिर नीचे देखो मेरे साथी थे, उनको आवाज़ दिया, वहाँ से उठा करके मुझे लेके गए। जिस तरह फिल्मों में देखते ना हम कि कोई ग्रेनेड फटता है उसके कपड़े के चिथड़े हो जाते हैं, सेम कंडीशन थी। कोई कह नहीं रहा था कि जिंदा रहेगा, सबको थोड़ी बहुत देर के बाद मर जाएगा, लेकिन मेरे अंदर विश्वास था। मैं उनको बोला मुझे कुछ नहीं होगा, सिर्फ इस पोस्ट को बचा लो कैसे भी करके। ये कितने घंटे का पूरा टाइम पीरियड था योगेंद्र जी जब आप ये इंसिडेंट हुआ? ये 11 बजे के आसपास दिन का था टाइम, और जब तक मैं नीचे आया हूँ तब तक 2-2:30 बज रहा था। मतलब 3 घंटे करीब करीब।
3 घंटे तक आप इतनी गोलियां खाने के बाद भी सरवाइव करके एक हाथ पीछे आपका पूरा लटका पड़ा है, ये अपने आप में चमत्कार है सर। बस ये भगवान की, उस परमात्मा की ही सब कुछ। तो मैं इसलिए शुरुआत में दैवी कहा, शक्ति शायद उसका हाँ, आपके साथ हाँ, जुड़ गई थी कोई। देखिए हर व्यक्ति के साथ में दैवीय शक्ति है, अगर हम उसका विश्वास करें तो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये अगरबत्ती घुमाने से और दीपक जलाने से भगवान नहीं मिलते हैं। सही बात है। भगवान आपके अंदर ही हैं, उसको जुड़ना पड़ता है उससे। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि जब एक आत्मा माँ के गर्भ में अवतरित होती है तो उसी समय उसके जीवन का इतिहास लिख दिया जाता है। उसका यश अपयश लाभ हानि सब कुछ उसके पास निहित है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके भाग्य में लिखा है तो आप कर्म नहीं करेंगे। बिल्कुल कर्म नहीं करेंगे तो आपको भाग्य का लिखा हुआ भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो कर्म उसके करना लिए तो जरूरी कर्म है। करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां से अगर लुढ़क करके मैं नहीं आता तो मैं भी वहीं मर जाता। वहीं मर जाते। सही बात। ठीक है। हिम्मत दिखाई, वो हिम्मत आई हाँ। आपके अंदर। तो वो परमात्मा ने हिम्मत दी और शुरुआत से मुझे इस तरह से ट्रेंड किया गया। जिद्दी था मैं हर चीज के लिए, मैं जिद्दी बहुत था। ठीक है, और उस जिद के लिए मैं घर वालों से बहुत पिटा भी हूँ। और जब पिटते थे घर वाले, मारते थे, ट्रेनिंग में भी मारा, जिद्दी करी, लेकिन कभी आहा नहीं निकली। उस समय से शायद मुझे तैयार किया जा रहा है। शायद वो जिद ही थी जो इतना कुछ करवा भी गई यस। आपसे। अब मैं ये भी कहता हूं कि आपने जो हमारे अभी जहन में बचपन से आज तक की जो मेमोरीज है ना कुछ, उसको जरा डॉट डॉट करके देखो, आज प्रेजेंट आपको नजर आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई भी कार्य अकारण नहीं होता, कुछ ना कुछ उसके लिए कारण होता कारण होता है। बिल्कुल। तो वहां उनको जब बताया, इंफॉर्मेशन दिया, उसके बाद कमांडिंग ऑफिसर को सूचना दी, तो कमांडिंग ऑफिसर ने बोला इस लड़के को मेरे पास जल्दी से पहुंचाइए। तो सर, जो फॉरवर्ड ट्रूप्स के पास में कोई साधन संसाधन तो होते नहीं है, जवान कंधे पे डाल करके नीचे की तरफ लाए। तो ये भी सत्य है कि सर, पहाड़ों पे चढ़ना बड़ा आसान है लेकिन उतरना बड़ा मुश्किल। उतना मुश्किल होता है। कैजुअलिटी को लेकर के तो और भी मुश्किल है। शाम हो गई थी जब मैं अपने कमांडिंग ऑफिसर के पास पहुंचा। फर्स्ट एड हुआ था लेकिन लहू बहना बंद नहीं हुआ था। इतना खून बह गया था, दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। फिर उन्होंने कहा, मेरे को पहचानता, मैं कौन हूँ? मैं कहा, साहब आवाज़ सुनाई दे, दिखाई कुछ नहीं दे रहा। मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, मैं जय हिंद साहब, बहुत तेज सर्दी लग रही है। तब उन्होंने कहा, अपने टेंट के अंदर लिटाया, 3-4 स्टॉप जलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। फिर डॉक्टर आ गया, उसने थोड़ा ग्लूकोज पिलाया, थोड़ी एनर्जी महसूस हुई। फिर बोला, कुछ बताएगा साहब? हाँ बताऊंगा। तब ऊपर के तमाम घटनाक्रम, तमाम इन्फॉर्मेशन को उनको बताया। गोलियां तब भी लगी हुई थी? हाँ, वो तो आर पार गई हुई थी, उसमें तो कोई रुका था? शरीर में कोई गोली नहीं थी? नहीं, आर पार हो गई? आर पार थी। तो फिर जो है बस ऐसे बताते बताते पूरा चीज़ें, फिर डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर। और वहीं पे मुझे सूचना मिली, उसी रात को दोबारा से हमारी फौज ने उस पहाड़ी पर हमला किया और बिना किसी कैजुअलिटी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। टाइगर हिल की जीत कारगिल युद्ध का यू टर्न था, निर्णायक थी। और उसके बाद सीजफायर हुआ और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। 16 महीने हॉस्पिटल में रहा और 16 महीने के बाद वापस भारतीय सेना में गया। फिर 25 साल भारतीय सेना में सेवा किया और अभी 31 दिसंबर 2021 को सेवा निवृत्त हुआ हूँ, लेकिन अपने कर्तव्य और दायित्वों से निवृत्त नहीं हुआ हूँ। तभी राजस्थान से लेकर के नागालैंड तक, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, बस युवाओं के साथ संवाद। और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि कारगिल युद्ध के दौरान 527 माँ भारती के बेटों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उसमें से 300 से ज़्यादा उन परिवारों से मिलने का सौभाग्य मिला और उन अपने साथियों का एक वचन निभाने का भी सौभाग्य मिला। क्योंकि जब हम लास्ट हमले के लिए चलते हैं ना, तो कमांडर कहता था कि बोला लास्ट लेटर लिख दो, क्योंकि उसको मालूम है 100 मीटर के बाद शायद ये जिंदे नहीं रहेंगे। एक फौजी अपने परिवार के लिए लास्ट लेटर भी लिखता था। आपने भी लिखा था? मैंने भी लिखा था कि हम ठीक हैं, अपना ध्यान रखना। लेकिन ये मस्तानों का टोला जब शहादत की बेला की तरफ चलता है ना, चेहरे पर डर की एक शिकस्त नहीं होती और हंसता और मुस्कुराता हुआ अपने साथी से पता क्या कहता, यार अगर तू जिंदा रहा और मैं मर गया ना, तो एक बार मेरे घर जरूर जाना, देखना मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। और मेरी बीवी से कहना, जो 25 लाख रुपए मेरे मरने के बाद मिलेंगे,
इसमें से 15 लाख मेरी बिटिया के नाम से एफडी कर देगी, ताकि जब बिटिया शादी लायक होगी तो किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं होगी। सर, जब उन लोगों से मिला तो वो माँ भारती की बेटियां 22-23 साल की रही होंगी जब उन्होंने अपने मांग के सिंदूर को इस राष्ट्र पर कुर्बान किया है। बिल्कुल। किसी के 3 महीने का पेट में गर्भ था, तब उसने पति को इस राष्ट्र पर कुर्बान कर दिया। किसी के 1 महीने का बच्चा था, किसी के 1 साल का बच्चा था। एक तो ऐसी भी मिली जिसने कहा, यादव साहब, जिस दिन मेरे घर आंगन मेरे पति की बॉडी आई थी, उस दिन बिटिया को जन्म दिया था। समझ नहीं आता था बिटिया के जन्म की खुशी मनाऊं या पति की शहादत का गम मनाऊं। लेकिन एक माँ भी ऐसी मिली जिसने बड़े गर्व से कहा कि जिस दिन मेरा पति शहीद हुआ था, उस दिन मेरा बेटा 12 साल का था। जिस दिन ये 18 साल का हुआ, उस दिन अपने बाप बोला, इसको जा अपने बाप का बदला लेकर के आ। सर, ठीक 25 साल बाद बेटा भी वहीं तैनात था जहां पर उसके पिता ने शहादत दी थी। और बड़े गर्व से कहा, बोला ये जो मेरी बहू बैठी है ना, इसको बता रखा है जिस दिन तेरा पति मेरा बेटा शहीद हो जाएगा, उस दिन तेरा बेटा मेरा पोता अपने बाप का बदला लेने जाएगा। ये जज्बा है। ये हिंदुस्तान की माओं का जज्बा है, क्योंकि हिंदुस्तान की माओं ने शिंगनी शेर पैदा किए, डरपोक नहीं, कायर नहीं, बुज़दिल नहीं। बिल्कुल योगेंद्र जी, क्योंकि आपने भी इतना कुछ चैलेंज फेस किए, इतने वीर गाथा आपके साथ जुड़ी है, परिवार के तौर पर मैं आपसे थोड़ा समझना चाहूँगा। आपके परिवार में आपके माता पिताजी रहे होंगे, भाई बहन भी होंगे उस टाइम पे। जब उनको ये पता चला कि योगेंद्र के साथ इस तरह का इंसिडेंट हो गया, इतनी, लेकिन वो जीवित है और होश में है, कब उनको पता चला और उन लोगों ने आपको क्या बताया उन पलों के बारे में? उनको पता, क्योंकि मैंने ही वहाँ से जो है, पहले तो टेलीफोन गांव में एक होता था बिल्कुल। तो प्रधान के यहाँ प्रधान के यहाँ पे होता या डाकघर में होता था, है ना, पोस्ट ऑफिस में जी। तो मैंने ही वहाँ से फ़ोन किया था जब श्रीनगर से चले थे, श्रीनगर से दिल्ली बेस हॉस्पिटल के लिए। तब तक कितने दिन बाद इन्फॉर्म किया था आपने? 5-6 दिन के बाद में। 5-6 दिन, जब ये पूरी घटना हो गई थी। हाँ, उसका तो कैप्चर भी कर लिया था उसका भी तो कैप्चर भी हो गया था, सब कुछ हो गया था। हाँ। तो क्योंकि ये होश आने के बाद में फिर जैसे जैसे होश आता जाता था, सबको जो ना शिफ्ट करते जाते थे दूसरे हॉस्पिटल में। तो जैसे होश आया तो अगले दिन जो है उन्होंने शिफ्ट करने के लिए, तो तब उन्होंने कहा कि अपने घर पे बात कर लो, ये कर लो। तो तब मैंने फ़ोन किया था कि आज, अच्छा, जब फ़ोन किया था तो मेरे फादर इन लॉ को किया, क्योंकि मेरे गांव में तो था भी नहीं। तो उनको मैं बोला, मगर मैं पत्थर से गिर गया था, हाथ टूट गया मेरा, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। ये बताया आपने? हाँ। तो सच्चाई नहीं बताई मतलब? नहीं, किसने ऐसा, वो फिर क्योंकि माँ के दिल को मैं जानता हूँ, है ना। माँ कितनी भी अपने आप को बहादुर दिखा ले, लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ तो माँ होती है। क्योंकि हम एक था, हमारे साथ का एक बंदा था जो शहीद हो गया था, उसकी बॉडी पहुंचने से पहले उसकी माँ मर चुकी थी। सिग्नल, जैसे सिग्नल पहुंचता था ना एक, कि आपका बेटा शहीद हो गया, बॉडी आई, तो माँ क्या है, होता ही है। तो उन्होंने जा कर के जब बताया, तो मैं यहाँ पे 10 कितने तारीख को आया था, 10 तारीख को आया था, 10 जुलाई को श्रीनगर से इधर। तो मेरा भाई भी फौज में है, तो उस समय वो छुट्टी पे था। तो जब सूचना मिली तो उसी दिन, क्योंकि फादर इन लॉ ने घर बताया, वो गांव आकर के, तो मेरा भाई तो सीधा भागा। तो वहाँ हमारे यहाँ पे बुलंदशहर में सिकंदराबाद तहसील में एक रडार है, ओके, जो शायद इंदिरा गांधी के ज़माने पे वहाँ पर सेटअप हुआ था। तो उस रडार का कंट्रोल रूम उधमपुर से सीधा संपर्क था। तो फिर भाई ने वहाँ पे पहले बात किया, वहाँ से फिर यूनिट में ये पता चला कि हाँ, उसको गोली लगी हुई है, लेकिन अभी तक जीवित है। तो फिर ये यहाँ से दिल्ली गए। तो भाई मेरा एक जो कज़न भाई और मेरा रियल ब्रदर, दोनों हम, तो शाम के टाइम वो उनको हॉस्पिटल में पता चल गया, वो मिलने आए। तो कंडीशन तो उनकी भी ख़राब हो रखी थी। फिर उन्होंने बताया था कि जो ना 3 दिन से पूरे गांव में खाना नहीं बना है, और ये जानकारी मिली क्योंकि पेपर में निकल रहा था ना हर जगह। और दूसरी चीज़ बोला, हमारे घर में तो 1 महीना हो गया, बस थोड़ा बहुत कोई बनता है, नहीं तो बनता नहीं। मैं कहता अभी रात को कहाँ जाएंगे, अभी
बोला नहीं, रात को जाना पड़ेगा गांव वालों को, क्योंकि कल सूचना से देनी जैसे है। जैसे वो आए हैं तो और ज़्यादा उनके वो लग गया कि शायद इनका लड़का ख़त्म हो गया है और डेड बॉडी आने वाली है, आने वाली। वो मेरी बॉडी का इंतज़ार हो रहा है। बोला हम रात सच्चाई है कि उनको नहीं पता थी। नहीं पता था। फिर वो जब वापस रात को गए, लेकिन गांव वालों को फिर भी यकीन नहीं हुआ। तो फिर अगले क्योंकि दिन हमारे इतने यहाँ 17 गोलियां किसी के शरीर में लग जाना, मतलब इंसान के सोच से ही परे वो चीजें। एक गोली लगती है इंसान मर जाता है, आपके उसमें राइफल की गोली जो 3 इतनी बड़ी गोली होती है और आर पार हो जानी है, हड्डियां चीरती हुई निकल गई, कौन सा अंग खराब करके गई अंदर से पता नहीं है, बावजूद इसके आप योगेन जी जीवित रहे और दुश्मनों को जवाब तक दिया, वापिस आए, अपनी प्लाटून को पूरा इंफॉर्मेशन दी, अस्पताल में अपने कमांडिंग ऑफिसर को बोला, सारा कुछ इंसिडेंट बताया। ये अपने आप में मतलब अप्रत्याशित है। सोच के भी इंसान मतलब कहते हैं ना कि शून्य हो जाता है। नहीं, शून्यता ही तो चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए या अपने आप में नया परिवर्तन लाने के लिए। शून्यता तो चाहिए, और जब तक ये शून्यता नहीं आती है तब तक ही तो हम जो ना अपने विचारों में लड़ते रहते हैं, तभी तो हम बिल्कुल। समय पर डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तभी हम अपने धैर्य को नहीं रख पाते हैं। जिसने धैर्य रख लिया वो व्यक्ति उस परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति में भी एक नई जो है अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेगा, उसके लिए वो अवसर बन जाएगी। लेकिन हम धैर्य ही नहीं रख पाते, सहन शक्ति तो खत्म होती जा रही है। पहले देखिए, शिक्षा का मतलब डिग्रियां नहीं थी, शिक्षा का मतलब सहजता, सरलता, जीवन जीने सहन की कला, शक्ति, जीवन जीने की कला। ठीक है, कुछ तो देने की कुछ जज्बा। देने का भाव, कुछ देने का भाव जागृत होता था। बिल्कुल। तो ये हमारी जो एक मानवीय मूल्यों को बढ़ाने वाले चीजें थी। तो जो संस्कार, शिक्षा का मतलब संस्कार ही होता है। तो उस एक इंसान के 16 संस्कार हैं, बिल्कुल, है ना। जो सनातन धर्म में हमारे जो लिखे हुए हैं। सनातन धर्म में 16 संस्कारों में एक इंसान की जिंदगी पूरी होती है। पहला और आखिरी संस्कार इंसान नहीं देखता है, क्योंकि अंतिम संस्कार तो वो दूसरे लोग ही करते हैं और पहला संस्कार माता पिता करते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमने संस्कार ही छोड़ दिए। जब संस्कार नहीं होगी तो सहन शक्ति कहाँ से आएगी, बिल्कुल। सहजता कहाँ से आएगी, सरलता कहाँ से आएगी। और जब एक जो इस आत्मा का ना मूल स्वरूप क्या है सर, जैसे पानी का मूल स्वभाव क्या है, बहना, नहीं, शीतलता। शीतलता। हाँ। यस, है ना। आत्मा का मूल स्वभाव है प्रेम, दया और करुणा। तो गांव में जब ये पता चल गया, आपके ब्रदर्स ने उनको जाके बताया, कितने दिनों बाद की बात है? 1 महीने बाद? हाँ, फिर अगले दिन तो फिर तो पूरा टाटा 407 और ये सब भर करके पूरे हॉस्पिटल पहुंचे वहाँ। क्योंकि माँ तो बड़ी बेचैन थी। बिल्कुल, कि क्या माँ ने तो हुआ। 1 महीने से खाना नहीं खाया था। तो वो अब सारे तरफ, चारों सिर से लेकर के पैर तक तो पट्टियां बंधी पट्टियां हुई। बंधी हुई थी। अब माँ हमारी पागलों की तरह ऐसे कभी इधर जाए कभी इधर जाए, पिचन नहीं रहा कौन सा है, कहाँ कौन पे है। है। वो मेरी नज़र एकदम से पड़ गई, तो एकदम से मैंने आवाज़ लगाई, मम्मी। तो वो आई एकदम से, फिर एकदम उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बोला, माँ अभी तक कुछ नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं। कुछ नहीं होगा, अब मैं धीरे धीरे ही ठीक होऊंगा। तो फिर ऐसे उनको सांत्वना भी दिया और उनका हौसला बढ़ाया। और फिर धीरे धीरे सारे गांव वाले, धीरे जब वो सबने एक एक बार नहीं देख लिया तब तक उनको यकीन नहीं हुआ। तो ये, और लेकिन एक चीज़ है, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब हम अपनी उस आत्मा के स्वभाव स्वरूप जो कोई काम कर रहे होते हैं ना, फिर वो काम नहीं लगता ना, बिल्कुल बिल्कुल, वो खेल लगता है। खेल लगता है फिर तो। और जब जो काम खेल लगने लग जाए तो आप 100 नहीं 200% उसमें डालते हैं और वही उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता जाता है। और वो सक्सेस भी मिलती है, सक्सेस मिलती है उसमें, सक्सेस मिलती है। तो मैं तो अपना उसको भी इंजॉय किया, हॉस्पिटल की लाइफ को भी। कितने महीने रहे? 18 महीने हमारे। मैं 16 महीने रहा हूँ। 16 महीने हमारे। ठीक है। 3 महीने के बाद जब बेड से पहली बार उठा, उठते गिर गया। हाँ बिल्कुल। ठीक है।
लेकिन वो डॉक्टरों ने सबने मना कर दिया। वो नर्स ने बोला तू कहाँ जा रहा है? मैं कहा नहीं वॉशरूम जाना था आज मुझे, वहाँ जाना वॉशरूम में ही। बोला यहीं होगा? नहीं यहाँ नहीं होगा। बोला और कुछ टूट जाएगा? मैं टूट जाएगा देखा जाएगा। वहाँ ऐसे ही 7-8 मीटर होगा वो वॉशरूम, किनारे पे था। 10 पटकी खाई गया मैं। पहले दिन 10, दूसरे दिन 5, 3 दिन लगातार। मैं कहा नहीं अगर आज नहीं खड़ा होगा तो फिर खड़ा भी नहीं, खड़ा नहीं हो पाऊंगा फिर। ठीक है, खड़ा होना है। 3 दिन के बाद मैं धीरे धीरे फिर डंडा के सहारे चलना शुरू कर दिया। अरे फिर उस हॉस्पिटल की लाइफ को भी एंजॉय किया। तो इसमें जो दिया है उसको स्वीकार करना चाहिए और उसी को एक्सेप्टेंस enjoy- होनी चाहिए लाइफ में हर Yes. चीज की। अगर मैं उस वक्त उस टाइगर हिल पे था, घायल पड़ा था, स्वीकार किया कि नहीं, हाँ, मैं अगर हूँ अस्पताल यार। में हूँ, इलाज करा रहा हूँ, चल फिर नहीं पा रहा हूँ, गिर रहा हूँ, उठ रहा हूँ, पटक रहा हूँ अपने आप को, वो भी स्वीकार है। बिल्कुल हिम्मत नहीं तोड़नी। क्यों तोड़नी हिम्मत यार? जो चीज मिली है उसको स्वीकार करके, उसको सहन करके उसी में ही आगे बढ़ना है। अब हमें भाई सीमित संसाधन ही है, बिल्कुल उसी में काम करना है तो करना ही है। करना ही है। और हंस के करेंगे तो हम उसको बहुत जल्दी से बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। माता जी ने तो जब देखा भावुक हो गई वो। पिताजी जब मिले उनका क्या पहला शब्द था? भाई जब मिला पहला क्या शब्द थे उनकी जुबान से? माँ ने तो एकदम से सीधा बोला था कि माँ तो खैर कुछ नहीं बोल पाई उस टाइम पे। वो खुद शून्य हो गई बस होंगी उस खुद टाइम। से रोनी थी। अब पिता ने कहा, बोला ठीक है। मैं कहा हाँ मैं ठीक हूँ, ठीक है। भाई भी बोला ठीक है, हाँ। बस यही शब्द बोले थे, बाकी तो जो है सबके आंखों में आंसू थे, बाकी कुछ हाँ बिल्कुल, वो क्षण ही जो ऐसे थे। भावों से ही सब कुछ शब्दों में नहीं भावों में व्यक्त हो जाता है। वही वो सब जो भावनाएं थी ना उन लोगों की, वो आपके लिए एक सुरक्षा कवच का काम कर रही थी। बिल्कुल, देखिए पूरा राष्ट्र की भावनाएं थी। एक अकेला सैनिक बॉर्डर पे नहीं लड़ता, बिल्कुल। पूरा राष्ट्र भावनात्मक तौर के ऊपर उस सैनिक के साथ लड़ता है। तो हमें याद है सर, वहाँ उस समय जो स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जो है चिट्ठियाँ डाला करते थे, हाँ है ना। वो चिट्ठियाँ पहुँचती थी तो किसी के हम तक तो नहीं पहुँच पाई फॉरवर्ड में, लेकिन नीचे वाले जब लोग आते थे बताते थे, अरे अंकल हमारे लिए टैंक लेके आना पाकिस्तान का। हाँ? उन बच्चों को थोड़ी पता कि वहां पे टैंक है, क्योंकि वो तो जो फिल्मों में देखते हैं वही बिल्कुल हाँ? बिल्कुल। बोला बॉर्डर फिल्म का सीन याद आ गया ना हाँ उनको। यस, बोला जो है अंकल इन पहाड़ियों को जीत लेना, हाँ? तिरंगा फहरा देना। अरे ये छोटे बच्चों के ये शब्द कितनी प्रेरणा, कितना उत्साह भर देते हैं सर। तो ये सच में इस राष्ट्र की एक विशेषता है, महानता है कि जब जब विपत्ति इस राष्ट्र पर आई, राष्ट्र का एक एक जन कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके इस राष्ट्र के साथ जुड़ गया। साथ जुड़ गया है, उस ताकत बन गया है। और शायद उसी ताकत ने वो जज्बा आपको दिया। आपके इसी शौर्य गाथा के लिए आपको परमवीर चक्र दिया गया, जो शायद किसी भी सैन्य जो सेना में जाते हैं लोग ना, उनका एक सपना होता है हमें कोई मेडल मिल जाए। नहीं, मतलब एक सोचते हैं हम अच्छा काम करें। नहीं नहीं सर, देखो वो सोच जो के भी नहीं सेना जाता। में, जो सेना में जाता है ना, वो तो उसका देशभक्ति सपना है। नहीं होता। सपना नहीं होता, पर कहने का मतलब कि वो अच्छे से अच्छा अपने देश के लिए करे, Yes, कुछ कर जाए। कर जाए। वो तो देखिए पारितोषिक जब मिलता है वो सरकार अब देती है, और आपको भी उसका पारितोषिक मिला है। लेकिन जो परमवीर चक्र होता है वो आपको कब पता चला कि हाँ, योगेंद्र सिंह यादव को सेना में अदम्य साहस के लिए, अदम्य कौशल के लिए, देश की सेवा के लिए ये पदक दिया जाता है? ये 15 अगस्त 1999 को जनरल वीपी मलिक साहब के द्वारा ये मुझे जो है मेरे बेड पर आकर के उन्होंने बैठ करके, घोषणा उससे पहले हो गई थी? घोषणा उससे पहले हो गई थी, लेकिन वो मरणोपरांत हुई थी। ओके, ठीक है, लेकिन जीवित रहते हुए हाँ। बाद में बताया गया। तो उन्होंने जो है फिर आने के बाद में बताया कि ये है, ये आपको ये परमवीर चक्र दिया जा रहा है। और परमवीर चक्र देश का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, एलेंट्री अवार्ड है, जो युद्ध में युद्ध रहते में, हुए। हाँ। और मैं जब उसको, तो हमने उसकी तो महानता को किताबों में पढ़ करके बड़े हुए थे। शायद आपके जो पहले आपने हामिद मीर साहब का नाम Yes. लिया था, वो पहले हमारे परमवीर चक्र विजेता रहे हैं इस देश के। नहीं, नहीं? मेजर सोमनाथ शर्मा। सोमनाथ, अच्छा मेजर सोमनाथ शर्मा पहले परमवीर चक्र विजेता थे देश के, जी। जो उनको 1948 के लिए दिया गया था। तो उस मेडल को
जब ये घोषणा हुई और जब फिर मैं लेने भी गया, देखो वो एक खुशी का पल था, लेकिन एक भाव जागृत हुआ। उस समय भी एक पल था कि योगेंद्र, ये उन वीरों के लहू का चिराग है जिन्होंने अपने खून की एक एक बूंद को उन पहाड़ियों जो से अपना लाल बलिदान करके दे चुके हैं। हिंदुस्तान की एक शौर्य लिखा। लेकिन शायद सीना मेरा चुना होगा, लेकिन ये चिराग उन्हीं का ही है। ये उस भाव था और उसी भाव से आज वो प्रेरणा देता है मुझे। तो इसलिए मैं बार बार विद्यालयों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बस इन युवाओं के साथ संवाद में लगा हूँ। अरे इनमें से कोई योगेंद्र यादव, किसमें से कोई अब्दुल हमीद, किसमें से कोई मनोज कुमार पांडे, इसमें से कोई कैप्टन विक्रम बत्रा निकल जाए और हम मेरा जीवन सक्सेस हो जाए। तो ये एक पर्पज है, आज भी उस पर्पज ऑफ लाइफ को जी रहा हूँ। तो लाइफ में कुछ ना कुछ पर्पज होना चाहिए। तो ये मेडल की तो बहुत बड़ी महानता है सर। हम दोबारा से कारगिल पे आते हैं, थोड़ा सा मैं समय और लूँगा आपका। 25 साल से ज़्यादा का समय हो गया जब कारगिल युद्ध हुआ, तब से लेकर योगेंद्र जी आज तक। अगर मैं अभी की अगर बात करूँ, हमने 2 साल पहले ऑपरेशन सिंदूर भी देखा, बालाकोट स्ट्राइक भी देखी, बहुत सारी चीज़ें इस दौरान हुई हैं। क्या बदलाव आपको भारतीय सेना के माइंडसेट में, इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट, इन टर्म्स ऑफ वेपनाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ विल पावर, क्या बदलाव आपको नज़र आता है? देखिए, भारतीय सेना की विल पावर तो पहले से ही है। हाँ, नो डाउट। ठीक है, विल पावर जैसे और जैसे जैसे नई नई तकनीकी बढ़ती जाती है, नई नई इक्विपमेंट आता है, तो उस विल पावर के साथ साथ उस जो जवान का जो साहस है, मनोबल है, वो भी बढ़ता जाता है। जब एक जवान के पास अच्छा इक्विपमेंट होता है तो उसका एक विश्वास, अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आत्मविश्वास पैदा हो जाता है, यार इस वेपन से मैं मार दूंगा। तो 99 से लेकर के आज 2026 तक लगभग 27 साल हो गए। हर 10-11 साल के बाद तकनीकी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी होती है कि हमें दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए हमें नवीनीकरण करना ही पड़ता है। बिल्कुल, वक्त की नज़ाकत है। वक्त की ये नजाकत है, वक्त के साथ चलोगे, क्योंकि देश को सुरक्षित रखने का जिम्मा सेना के ऊपर वक्त से कहीं आगे चलना पड़ेगा आज की और डेट में। तो आज की डेट तो हमें वक्त से आगे चलना पड़ेगा। तो अभी जब देखो कि जो है जो 71 में इतिहास हिंदुस्तान की फौज ने रचा, उसके बाद एक बड़ा ऑपरेशन कारगिल हुआ था 71 के बाद में। इसमें उस 71 से भी ज़्यादा बड़ा इतिहास रच दिया। बिल्कुल। उसके बाद अभी जो है ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में कारगिल से भी बड़ा इतिहास रच दिया। घर में घुस के मारा। हाँ, तो जैसे 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 समय बदलता जाता है, वैसे जैसे जैसे तकनीकी बदलती जाती है, वैसे वैसे युद्ध के तरीके भी बदलते जाते हैं। ठीक है, आप एक सेट पैटर्न पे काम नहीं करते। बिल्कुल। और नहीं, कभी करना भी नहीं चाहिए। अलग अलग पैटर्न्स को तैयार करके अलग अलग पैटर्न्स पर ही काम होता है। उस युद्ध से योगेंद्र जी, मैं आपको रोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा। उस युद्ध की कुछ 2-3 ऐसी बातें कि जो भविष्य के लिए सिखा के चली गई हमको कि हाँ, क्योंकि वो टेरेन जो थी वो अपने आप में एक अलग टेरेन थी। शायद वह विश्व में पहली बार ऐसा युद्ध लड़ा गया था कि जो इतनी हाइट पर वो युद्ध लड़ा गया और सैनिक पैदल चलकर वहां तक पहुंचे। आप उसके गवाह हैं जीता जागता। क्या सीखने को चाहिए, चीजें सीखी भारतीय सेना ने उस युद्ध से जो सबसे इंपॉर्टेंट रही? वो आपको भी लगता है कि हाँ नहीं, सेना ने इसमें सुधार किया बहुत? नहीं, देखिए वो उस समय उसमें मैं चीज और जोड़ना चाहूंगा, चाहे वो ट्रेनिंग के पर्पज से हो, वेपन्स के पर्पज से हो, किस तरह मोबिलाइजेशन किया जाए, क्या कुछ महत्वपूर्ण रही जो सीखा हमने उससे? देखिए उससे हमने सीखा, क्योंकि हमने आर्टिलरी डिप्लॉयमेंट करने में बहुत टाइम लगा दिया। ठीक है, हमने जो एयरफोर्स की जो मदद बहुत लेट से शुरू करी। अगर हम जैसे ही शुरुआत हुई थी कैप्टन सौरभ कालिया के बाद में, जो दूसरे जो है, जब 2-3 प्लाटून आई नहीं वापस आई नहीं, उसी समय हमें यहाँ पर आर्टिलरी डिप्लॉयड कर देनी चाहिए थी। अगर आर्टिलरी डिप्लॉयड हो जाती, फोर्स मीडियम ये गने वहाँ पे पहुँच जाती, तो शायद हमारी जो कैजुअलिटी हुई थी उससे कम होती।
देरी हुई मतलब। देरी हुई। तो आज 2025 में हमने उस चीज़ को सीखा है ना, तो हमने अपने बड़े से बड़े वेपन को इस्तेमाल करने में हमने देरी नहीं लगाई है। ठीक है, इसलिए हमने पिछले साल जब ऑपरेशन सिंदूर में उनके 11 एयरपोर्टों को, एयरबेसों को तबाह कर दिया। बिल्कुल, ठीक है। मिसाइल मारी ऐसी हाँ, कि तो उस वेपन का जैसा जहाँ तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो करना चाहिए। वहाँ उस समय अगर वो फोर्स पहले से आती तो पहले से ही उनको, जो कि 1.5 महीने बाद वहां पहुंची थी। 1.5 महीने, क्योंकि देखो जब तक जो है निर्णय लेने में बहुत देरी लगाई, तो आज क्या निर्णय, क्या योगेन जी, आपने निर्णय की बात कही, मैं उसी पर आना चाहूंगा। क्या उस वक्त निर्णय लेने की क्षमता कुछ कम थी कि एकदम से नहीं बोला गया कि नहीं आपको ये कर देना है, या कुछ उस- दिक्कतें सामने आई? देखिए, नहीं, एक चीज़ थी, क्योंकि अभी हमने वो जो परमाणु परीक्षण किया ही था, पोखरण में। ठीक, पोखरण में, पाकिस्तान ने भी तुरंत कर दिया था। ये पता था कि दोनों देश बारूद की ढेर पर हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी एक राष्ट्रभक्त नेता थे। उनको राष्ट्र से प्रेम था, बिल्कुल, राष्ट्र कवि कहा जाता था। कुर्सी से प्रेम नहीं था, राष्ट्र से प्रेम था। बिल्कुल। इसलिए वो लोग कहते थे कि पार्टियां टूटेंगी, बनेंगी, सरकारें आएंगी, जाएंगी, लेकिन राष्ट्र रहना चाहिए। तो वो एक बड़े युद्ध को आमंत्रित नहीं करना टालना चाह रहे थे वो, टालना चाह रहे थे, क्योंकि एक युद्ध का खर्चा ना सर, एक दिन का देश को कई साल पीछे ले जाता है। बिल्कुल। उसका विकास रुक जाता है। तो उन्होंने उस तरह से केंद्रित करके उस युद्ध को लड़ा गया, और हमारा एक भी गोला उनकी तरफ नहीं जा रहा है। अपनी तरफ हम चढ़ भी रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, गोले भी बरस रहे हैं। अपने आप में यूनिक पैटर्न था वो, एक यूनिक पैटर्न था। और फिर भी हिंदुस्तानी की फौज ने, तो इसलिए उन्होंने निर्णय लेने में थोड़ा सा टाइम लगाया, और ये खामियाजा सेना को इसलिए भुगतना पड़ा कि उसके ज़्यादा जवान शहीद हुए। 500 से ज़्यादा जवान हमारे, 527 1000 से ज़्यादा घायल हुए, जख्मी। और क्या सीखा सर? एक तो योगा की क्या निर्णय लेने की क्षमता, थोड़ी सी निर्णय लेने की क्षमता, एक वेपन डिप्लॉयमेंट जल्दी से जल्दी होना चाहिए। वेपन्स थे भारत के पास उस टाइम? वैसे क्यों नहीं थे वेपन? ऐसा नहीं है वेपन नहीं थे, वेपन थे। ठीक है, जो उस समय की नजाकत थी, मांग थी, वो वेपन फौज के पास थे, और फौज लड़ रही थी उनसे। और ये भी आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, तकनीकी और वेपन किसी युद्ध के परिणाम को जल्दी बदलने में सक्षम है, बिल्कुल, लेकिन जीता युद्ध वेपनों से नहीं, जज्बे से उसके जाता है, जज्बे से जाता है, जो आपने दिखाया। ठीक है, जो हिंदुस्तान के हर सैनिक ने दिखाया सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक पहली चीज है। फिर दूसरा, स्मॉल टीम कॉन्सेप्ट, कि बड़े दल बल के साथ में युद्ध नहीं, छोटी टीम के साथ। उसमें क्या, टारगेट छोटा होगा, ट्रूप्स बना के, और ट्रूप्स बना करके, उसमें स्मॉल टीम कॉन्सेप्ट में तो एक हवलदार है, एक हवलदार जो हमारा जो सेक्शन नहीं में टीम लीडर, उसको भी पावर मिली। तो ये आज उसका परिणाम है कि आज छोटे छोटे टीमों पे हम देख, जब यहाँ पे एयर स्ट्राइक हो रही थी, जो एक और हमने स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया था, तो ये छोटी टीमों के परिणाम थे, क्योंकि टारगेट छुप जाता है, दुश्मन के नज़दीक से नज़दीक पहुंच करके नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये चीज़ें। फिर तीसरा एक और चीज़ सीखा कि पाकिस्तान के ऊपर कभी विश्वास नहीं, कभी धोखेबाजी है। ठीक है, पहले जहां हम सोचते थे कि यहाँ से ये चीज़ नहीं होगी, आज हर चीज़ को एक शक की दृष्टि से देखा जाता है। तो आज उस चीज़ों में बदलाव आया है, और समय जिस तरह से बदलता जा रहा है वैसी हर चीज़ बदलती जा रही है, और टॉप लीडर से लेकर के नीचे जवान तक सबका एक तरीका बदलता जा रहा है, और सबकी अपनी एक नई इनोवेटिव सोच होती जा रही है। और उसी सोच के साथ आधार के ऊपर इंडियन आर्मी विश्व की एक अग्रिम और सशक्त आर्मियों में से एक है। और ये इसकी सबसे बड़ी चीज़ खूबी ये है कि ये एक्सपीरियंस वाली फौज है, अनुभवी फौज, हर तरीके का अभ्यास इनके पास है। जमीन का भी है, एयर स्ट्राइक का भी है, पहाड़ों का भी है, समंदर का भी है, और रेगिस्तान का भी है। ठीक है,
तो इसमें अनुभवी हैं और ये अनुभव और जोश ये दोनों मिलकर के इसको ताकतवर बनाते हैं। योगेन जी, चूंकि आपका जो एक्सपीरियंस है वो तो शायद कोई मैच कर नहीं सकता आज की डेट में। मुझे लगता नहीं कि कोई किसी देश की सेना में भी ऐसा कोई शख्स होगा जिसने इतना कुछ देखा हो और वो अभी भी हमारे सामने बैठ के बात करता हो। कभी किसी विदेशी फौज के सामने जाने का अनुभव शेयर करने का मौका मिला आपको कि कारगिल में हमने किस तरीके से अपनी शौर्य गाथा लिखी, हमने किस तरीके से वो युद्ध लड़ा और जीता, और जो साहस हमने दिखाया, क्या कभी शेयर करने का मौका मिला किसी दूसरी सेना में? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि विदेशी जो लोग हैं, सेना है, वो आती हैं, जॉइंट एक्सरसाइज वगैरह होती हैं, सब सिखाया जाता है। हमने देखा पहाड़ों पे भी बहुत सारी एक्सरसाइज वगैरह होती हैं। क्या आपको कभी ऐसा मौका मिला सिखाने का कि दूसरे देश की सेना को, चाहे अमेरिका की हो, यूरोप की हो या किसी अन्य कंट्री की हो, आई हो कभी ऐसा नहीं कुछ? नहीं नहीं, मैं उसमें जॉइंट एक्सरसाइज का कभी हिस्सा नहीं रहा, तो मुझे वहाँ पर ये चीज़ें शेयर करने का मौका नहीं मिला। बट हाँ, जो जो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हैं, हाँ। तो वहाँ पर जो फॉरेन के जो वहाँ पर कैडेट होते हैं, तो उनके साथ तो शेयर किया है। कुछ कोई इंसिडेंट बताइए उनको, उन्होंने आपसे क्या कुछ कभी पूछा होगा, क्योंकि जाना होगा आपके बारे में कि हमारे सामने एक ऐसा शख्स है जो परमवीर चक्र विजेता है और उसने ऐसी जगह पर युद्ध लड़ा है जो असंभव है। हाँ, जैसे श्रीलंका के थे बंदे, है ना, हाँ। श्रीलंका के, मलेशिया के थे, 2 4 5 वाओ, दिस इज हाईएस्ट ऑनर ऑफ मिलिट्री, यस। फिर उनको थोड़ा बताया, बोला अच्छा वाह, इतना ऊंचा हाइट कैसे चढ़ा था, कैसे चढ़ा था। मगर मैं, जब हमारी वहाँ एक अलग इन्वायरमेंट होता है, जी बिल्कुल। ठीक है, हम अपने देश को, जो देश की ज़मीन है, इसको टुकड़ा नहीं समझते, बिल्कुल। इसको माँ माँ समझते। समझते हैं, बिल्कुल। तो इमोशन से चढ़े गए, वो शायद वो नहीं समझते उस वो चीज़ नहीं को। समझते। तो ये बड़ा अच्छा अनुभव रहा है उनके साथ में। बाकी विदेश में जा कर के या विदेशियों के साथ में मेरा इतना कांटेक्ट नहीं रहा। योगेन जी, जो वो ऑपरेशन वहाँ पर हुआ, ऑपरेशन विजय हुआ और ऑपरेशन सफ़ेद सागर, ऑपरेशन विजय का पार्ट आप रहे। अभी हमने देखा कि बहुत सारी चर्चाएं होती हैं उस ऑपरेशन सफ़ेद सागर को लेकर। दोनों ने एक दूसरे के पूरक का काम किया युद्ध में, हमने देखा। जमीनी ट्रूप्स जैसे आप थे और एयरफोर्स थोड़ी सी लाचार हो रही थी। सर, मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ कि एयरफोर्स का क्या रोल रहा, किस तरह की मुश्किलात उनके सामने आई और कैसे उन्होंने बाद में हेल्प की आपकी? क्योंकि जो उस टाइम हमारे जेट्स थे वो तो हाइट पे बैठे हुए थे, देखिए, और जेट्स हमारे ऐसे थे नहीं कि इतनी हाइट पे जाके पहाड़ों में फ्लाइंग कर सकें या बम्बार कर सकें। थोड़ा उनके बारे में बताइए जरा, एयरफोर्स का किस तरीके से आप वो सहयोग रहा? 2 नहीं 3 सेनाएं हमारी हैं। बिल्कुल, और जल सेना भी है। 28 मई से ऑपरेशन विजय लॉन्च हुआ। जी। थल सेना ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया, वायु सेना ने सफ़ेद सागर शुरू किया और हमारी नौसेना ने ऑपरेशन तलवार शुरू किया। तलवार शुरू किया था। और ये तीनों सेनाएं शिव का त्रिशूल है। जब ये चलता है ना, अभेद्य लक्ष्य को भेज सकता बिल्कुल है। बिल्कुल। और तीनों सेनाओं के कमांडर्स ने, उनके जवानों ने अपने अपने रण क्षेत्र में आप दुश्मनों के शिकंजों को कसना शुरू कर दिया था, उनकी गर्दनों को मरोड़ना। अब जैसे ऑपरेशन सफ़ेद सागर की बात करते हैं, वायुसेना के जो फाइटर्स, जैसे मिराज 2000, मिग 21, मिग 21, मिग हाँ, 19। मिग 19, मिग 27, इस तरह के, और जो अटैकर हेलीकॉप्टर्स हमारे थे। क्योंकि एक तो उनकी तरफ नहीं जाना है, ठीक है, अपनी एलसी से इस तरह भी रहना है। दूसरी चीज, हमारा जो फॉरवर्ड ट्रूप्स है, ग्राउंड फोर्स, वो भी देखना है। तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात थी, ठीक है। नीचे आ नहीं सकता है जहाज नीचे आएगा तो सीधा वो हिट करेंगे। तो वहां से वो तो ऐसे आएगा, ऊपर से मार करके सीधा भाग जाएगा। लेकिन हाँ, उनमें एक डर पैदा हो गया था। ये डर पैदा हो गया था, चाहे वो 5140 हो, चाहे 4875 हो, चाहे टाइगर हिल हो, चाहे तोलोलिंग हो, चाहे आगे की और जो ऊंची जो पहाड़ियाँ थी, कि हाँ, आप एयरफोर्स इनका जो है शामिल हो गया है, अगर ज़्यादा हुआ तो ये आपको तबाह कर देंगे। कितने दिन बाद एयरफोर्स ने अपना रोल निभाना शुरू किया था वहाँ पे? 26 मई से
26 मई से 26 मई को ये फाइटर्स पहुंच गए थे। 28 मई को इन्होंने हेलीकॉप्टर गिरा दिया था हमारा। 28 मई को ही MiG-21 गिरा था। तभी तो भारत सरकार और सेना को ये पता चला कि यहाँ टेररिस्ट नहीं, रेगुलर आर्मी है। और तभी ऑपरेशन जब रेकी उन्होंने की वहां पे, तभी उन्होंने ये किया था, तभी जो है ना वो शुरू हुआ था। तो इतना एयरफोर्स का रोल भी बहुत ज़बरदस्त रोल रहा, क्योंकि जो दुश्मन सर उठा करके फायर कर रहा था वो सर उठा के फायर नहीं कर पाया। लेकिन जितना इफेक्टिव होना चाहिए था उतना इफेक्टिव मुश्किलात बहुत उनके सामने आई पहाड़ों थी। की वजह से। देखो, एक तो हाइट है सर, ठीक है, और फिर मौसम भी है, फिर दूसरा आप एलसी के उस तरफ नहीं जा सकते, वहीं से ऐसे मारना है, ये मारना है, तो उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट था। लेकिन थल सेना के लिए बहुत सपोर्ट हुआ। और खास करके जब मैं टाइगर हिल की बात करूं तो टाइगर हिल पर बहुत बम्बारमेंट इन्होंने किया, जिससे दुश्मन का मनोबल टूटा और हमारी इंडियन आर्मी ऐसा भी कहा जाता है कि बहुत दिन लग गए थे एयरफोर्स को वहां पर अटैक करने में, क्योंकि कुछ वेदर की वजह से, कुछ हाइट की वजह से, और कुछ प्लेन इनके पास ऐसे थे कि वो उतना उस एरिया में फ्लाइंग इतना नहीं कर सकते थे। बहुत सारी मुश्किलात उन्हें आई थी। और जो टारगेट, वो क्योंकि ऊपर से टारगेट मारना वहाँ पे उस टाइम वैसे लेजर गाइडेड बम तो थे नहीं उनके पास, बताते कि बनाए गए खुद की तरफ से, खुद इनोवेशन की, उसमें टाइम ज़्यादा लगा। हाँ, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा। और क्योंकि अगर यही प्लेन की लड़ाई होती तो 24 घंटे में एयरफोर्स पूरा युद्ध का रुख ही बदल देती। बिल्कुल, ठीक है। लेकिन ये अलग तरह की लड़ाई थी यहाँ पर। हाँ, जितना एयरफोर्स से ज़्यादा जो हमारी आर्टिलरी ने, इसका जो है बोफोर्स ने ज़्यादा, बोफोर्स तोप जिसका बोफोर्स का तोप आने वाला था अभी। हाँ, बोफोर्स ने ज़्यादा इसका दमखम दिखाया। 50 गोला का जब सही हिट होता था ना, पूरी पहाड़ी दहलती थी। तो उसमें और ज़्यादा डर पैदा हुआ पाकिस्तान के जो सैनिक थे वहाँ पर। तो ये, लेकिन फिर भी उन एयर वॉरियर्स की वजह से जो ना, बिल्कुल, हमारे ऊपर कोई पाकिस्तान का जहाज नहीं आया। तो उन्होंने इतनी, ये डर था उस चीज का, या वो उनकी क्षमता नहीं थी? नहीं, तो उनको डर भी था कि अगर तुम्हारे एयर आ गए तो ये साला कराची तक और इस्लामाबाद तक छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है। जबकि उनके F-16 थे उनके पास। हाँ, तो बेशक थे। अभी उनका F-16 हमारे अभिनंदन ने तोड़ नहीं दिया। हाँ, मिराज से ही गिराया वो भी। मिराज से गिराया है। तो ये जो वो बता रहा हूँ कि तकनीकी से ज़्यादा उस सोल्जर्स का साहस चाहिए, करेज चाहिए। युद्ध तो यहाँ से लड़े जाते हैं सर। अगर मेरे पास वेपन भी नहीं है ना, अगर एक आपने छोटी सी खोखरी भी दे दी ना, खोखरी से भी गर्दन काट काट करके एक नया था, और किया है युद्धों में, ऐसे ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो और ऑपरेशन तलवार जो अपने नेवी ने किया है सर, है पूरा कराची बंदरगाह घेर लिया था और पूरा इनका जो फ्यूल डैम उड़ा दिए थे। 9 दिन का या 7 दिन का फ्यूल बचा था पाकिस्तान के पास। तब वो भागे थे मुशर्रफ जी और नवाज शरीफ अमेरिका में, बोला हमें बचा लो, ये तो पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान को मिटा देंगे। तब जाकर के वो गिड़गिड़ाए थे, और तब जाकर के ये सीज़फायर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर भी आपने देखा? हाँ, ये भी ऐसे, तभी भी ऐसे हुआ। हाँ। अभी भी ऐसे हुआ, क्योंकि ये गीदड़ भभकी देता है। पहले सोचता मैं हम परमाणु बम फेंक देंगे, फलाना कर देंगे। अरे धमकी देते देते बहुत दिन हो गए। तुम ये समझो, ये 1947 में पाकिस्तान बना है। हिंदुस्तान तो सदियों का है। ठीक है। हमारे सभ्यता है, संस्कृति है, हजारों साल पुरानी सभ्यता, हजारों वर्षों से पुरानी सभ्यता हमारी रही है। हमारे पास एक्सपीरियंस है, मैच्योरिटी है हमारे पास। ठीक है, ये उतावलापन, पागलपन नहीं है। अभी जैसे कि आप देखते हैं कि जो पाकिस्तान के जनरल हैं, जनरल आसिफ मुनीर, वो लगातार इस वक्त भारत के खिलाफ आग उगलने में लगे हुए हैं। बहुत सारे बयान भी देते रहते हैं, और जिस तरीके से षड्यंत्र रचते रहते हैं, डीएनए की बात करते हैं, हमारा डीएनए तो अलग है, बहुत तरह की बातें करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की अंदरूनी हालत इस वक्त बहुत ख़राब है। पीओके की मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। चाहे पीओके हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनवा हो, या सिंध प्रांत हो, वहाँ पर सब जगह हालत ख़राब है इस वक्त। क्या आपको लगता है योगिन जी, आप भी सैन्य अधिकारी रहे हैं और युद्ध भी आपने लड़ा है,
क्या ये सही समय है भारत के लिए कि पीओके में जैसे हालात बने हुए हैं, लोहा गर्म में चोट मार देनी चाहिए, कब्जा लेना चाहिए भारत को? बिल्कुल सही समय आने पर जो है ना, आ, अभी उस समय का इंतज़ार किया जा रहा है, और जैसे समय आएगा अभी समय नहीं आया? आ जाएगा। अभी नहीं आया मतलब? आ जाएगा बस। तो उसका इंतज़ार किया जा रहा है। बाकी ये अखंड भारत था, अखंड भारत वापस बनेगा ही बनेगा। ठीक है, जो खंड खंड हो रखा है ना, ये खंड खंड होने से वो भी को परेशान है। पाकिस्तान का आप अंदरूनी देख लीजिए, भुखमरी बढ़ रही है। बिल्कुल। ठीक है, हाँ, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, रोजगार तो बहुत दूर की बात है, शिक्षा नहीं है। तो ये हालात किसने पैदा कर दिए? पाकिस्तान के जर्नलों ने। कोई भी जर्नल ऐसा नहीं आया जिसने हिंदुस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया हो, बिल्कुल। बल्कि उसने हिंदुस्तान को नष्ट नाबूद करने के बारे में और सोचता हमेशा है, मुगी खाई है। और हमेशा मुखी खाई है। उनको ये पता है कि यार ऐसे तुम नहीं बच सकते और नहीं तुम रखते, तो वो खुद भी परेशान है, दूसरे को परेशान करना ही, या योगेंद्र जी, आपको ये लगता है कि जिस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं तो वो पीओके अपने में आप भी, टूट करके खुद ही मिल जाएंगे। ये ऑप्शन भी हो ये सकता है? हाँ, वो अपने आप ही कह देंगे, बोला हम हिंदुस्तान को सरेंडर कर रहे हैं, ठीक है, बस। बलूचिस्तान ने तो कर ही दिया कि हम वो अपना अलग घोषित वो कर दिया अलग है। करेंगे। वो धीरे धीरे सब हिंदुस्तान में वापस अखंड भारत बनना ही बनना है। मतलब भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने आप ही ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे, कि खुद ही भारत में शामिल हो जाएगा। हाँ, ये स्वेच्छा ही अपना आप प्रकट कर देंगे वो। क्योंकि हमारा देश युद्ध नहीं देता, बुद्ध देता है, शांति देता है, और शांति ही विश्व की स्थिरता है। तो यहाँ तो अशांति फैली हुई, पूरे विश्व में तो अशांति है। कोई युद्ध लड़ रहा है, कोई परमाणु, इतना क्या बर्बादी चल रही है। अमेरिका ने पूरे विश्व में अशांति फैला रखी है। बिल्कुल। ठीक है, वो अपने आप को तानाशाह बनते, तो ऐसे तानाशाही से काम नहीं चलता ना। पाकिस्तान सोचता है कि बोला चल अमेरिका जो है, पर वो तो भिखारी देश है, भिखमंगा देश है, दूसरों से मांग मांग के अपने को सेना के लगाता रहता है। वो तो पीछे छुड़ा लेता है, पहले वो लड़वा देता है, फिर पीछे छुड़ा लेता है ना। ठीक है, बोला तू लड़ता रहे, अब देखता रहे। तो ऐसा ही, क्योंकि पाकिस्तान इतना तो समझदार है कि वो उसके उकसावे में आता तो है, लेकिन पूर्ण भरोसा नहीं करता। लेकिन योगेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि हम दोनों परमाणु शक्ति हैं, भारत पाकिस्तान, क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि वो एक घड़ी आ सकती है कभी, जिस तरह के हालात अब बने हुए हैं, देखिए वो तो जिहाद के लेके बैठे हुए हैं अपना, क्या कभी परमाणु युद्ध भी हो सकता है? होना नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए या हो सकता है? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, होना तो नहीं चाहिए, सब जानते हैं कि इतना विध्वंसक वो होगा, शायद पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। नहीं होगा ऐसे, नहीं होगा ऐसे। धमकी देने में तो नंबर 1 है, लेकिन नहीं होगा। अगर हुआ तो पाकिस्तान का तो नक्शे से नामो निशान मिट जाएगा। नुकसान हमारा भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन उस देश का तो नामो निशान ही नहीं है। लेकिन आपको चांसेस लगते हैं, जो जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, कि कभी ऐसा हो सकता है? क्योंकि वो तो पागल देश है, देखिए वो तो धमकी देते रहते हैं भले तो ठीक है, पागल है तो पागलों का इलाज करना हमें आता है। ठीक है, और पागलों का इलाज ही कर रहे हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर में पागलों का इलाज किया, कारगिल में पागलों का इलाज किया, 1971 में पागलों का इलाज किया, 65 में किया, ठीक है, 48 में किया। तो ये तो इनको पागलों का इलाज तो करना हिंदुस्तान को आता है, और फिर पागलपना दिखाएंगे तो फिर ऐसा इलाज हो जाएगा। योगेंद्र जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। 15 अगस्त आने वाला है, स्वतंत्रता दिवस हम मनाने जा रहे हैं, 80वां हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। क्या कहना चाहेंगे देशवासियों से, नौजवानों से और भारतीय सेना से? 15 अगस्त पर पहले तो सबसे पहले सब पूरे समस्त भारतवासियों को शुभकामनाएं हैं, और इस आज़ादी के महत्व को हर एक हिंदुस्तानी को समझना चाहिए। 80वां जो है हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो 80 साल पहले किन लोगों ने हमारे लिए अपना आप को कुर्बान किया, अपने घरों को मिटा करके इस राष्ट्र की नींव रखी थी। क्या हम 15 अगस्त को ही सिर्फ तिरंगा लेकर के भारत माता की जय और वंदे मातरम गाएं? क्या एक ही दिन है उनके लिए? हमें 365 दिन उन वीरों को नमन करना चाहिए। दिखावा नहीं, आज़ादी दिखावों से नहीं मिली, अपने आप को लुटाने से मिली है। अरे 18-18 साल के लड़के
20-20 साल के, 21-21 साल के, 23-23 साल के लड़कों ने अपने फांसी के फंदों को चूमा है, अपने लहू को इस भारत माँ को अर्पित किया है, तब कहीं जाकर और के आज जैसे योद्धाओं ने छाती पे गोली खाई है अपनी। हमने बस उस आज़ादी की रक्षा, उन लोगों ने इतना सब कुछ हमें दिया, उसको हम कैसे रक्षित कर सकें, तो उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। और ये युवा, आप इस राष्ट्र की ताकत और शक्ति हो, ऊर्जा हो। और सच कहा किसी ने, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और किसी शायर ने बहुत अच्छी चीज भी लिखा, 2 लाइन उन्होंने लिखा कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पर बैठ करके क्या आसमान देखता है, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल कर चल सारा जहां तुझे देखता है। तो हमें अपने कर्म, वचन, व्यवहार, खान पान, संस्कृति सब कुछ संभाल करके चलेंगे, तब हम अपने भारत को विकसित भारत, इस राष्ट्र को सशक्त समृद्ध बना सकते हैं। तभी हम इस राष्ट्र को सुपर पावर बना सकते हैं। आप में ही है वो। मैं तो कहता हूं यार, ये कागज खींची लकीरों से राष्ट्र नहीं बनता, आप जैसे युवाओं से राष्ट्र बनता है। बिल्कुल। और आप जिस जिस क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र में एक नई क्रांति लाएंगे। आपकी सोच, आपकी जो विचार हैं बड़े इनोवेटिव हैं। आप अपने विचारों को क्रियान्वित करें, व्यवहार में लाएं और इस राष्ट्र के निर्माण में उनको लगाएं, तो ये राष्ट्र कहां से कहां पहुंच जाएगा। सेना के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, सेना पर मुझे गर्व है और मैं अपना बड़ा अभिमान मानता हूं कि मैं उस सेना का एक सैनिक हूं, जिसने मुझे वो कर्मस्थली दी जहां पे मैं कर पाया, और जो मुझे संस्कार दिए, आज उन संस्कारों को वापस अपने देने का देश समय है। देने का और दे रहा हूं। तो ये, और सेना इस राष्ट्र का विश्वास है, भरोसा है। और मैं हर सैनिक से कहता हूं, एक सैनिक के ऊपर 140 करोड़ हिंदुस्तानी विश्वास करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि जब फौजी आता है उनका सीना गर्व से होता है और उनको विश्वास हो जाता है, चाहे वो 10 फुट बर्फ में भी खड़े हो, जब पानी में खड़े हो, अरे मेरा फौजी आ गया, अब मुझे बचा लेगा, मुझे निकाल लेगा, इस बाढ़ से ले जाएगा। उस विश्वास को यार कभी कम नहीं होने देना। सेना का दूसरा नाम है विश्वास है। यस। योगेन जी, मैं आखिरी बिल्कुल चंद शब्दों में आपसे ये बात कहना चाहूँगा, क्योंकि हर सेना का जो जवान होता है ना, उसके अंदर एक गायक भी होता है, एक शायर भी होता है, भावनाएं बड़ी उमड़ होती हैं। स्वतंत्रता दिवस है, कोई ऐसा देश के लिए एक गाना या कोई देशभक्ति का गीत आप सुनाना चाहें हमारे दर्शकों को, या अपने मन में जो भावनाएं उमड़ कर सामने आए जिससे आपकी जो देश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने? नहीं, देखिए, देशभक्ति, और इसमें मैं एक जो गाना है, या आपने कुछ लिखा हो अपने शब्दों में? मैंने तो अपने शब्दों में कि एक उसकी याद आती है, जयशंकर प्रसाद की जी, जी, 4 लाइनें याद आती हैं। उन्होंने जीवन के महत्व को समझा और जीवन को समझा कि जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। संघर्ष है। बिल्कुल। तो उन्होंने लिखा कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ बिखरे सूल ना हो, उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जहां धाराएं प्रतिकूल ना हो। और रामधारी सिंह दिनकर ने भी बड़ी अच्छी चीजें लिख दी कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, सूरमा नहीं विचलित होते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो विपत्तियां आएंगी। आपने ईसीजी देखा ना, ईसीजी की ऐसे ऐसे होती है ना, क्या कहती है, बड़ी सीख देती है सर, वो बड़ा सिखाती है कि लाइफ ऐसी है, ऊपर नीचे। लाइफ ऐसी है। जो मैथमेटिक्स में एक ऐसी लाइन होती है ना, इसको बोलते हैं सरल रेखा। सरल रेखा, तो वो सिखाती है इक्वेशन लाइन जिसका कि जिंदगी सरल सुगम रेखा नहीं है, जिंदगी तो ऊंचाई और नीचाई, कठिनाई और समस्याओं से परिपूर्ण है। और जो इससे लड़ रहा है वही जिंदा है, बाकी तो मृतक के समान है। अगर जिंदा रहना है तो जिंदा होने के सबूत भी देना होंगे। बिल्कुल। कोई चंद लाइनें गाने की अगर हो जाए? मेरा रंग दे बसंती चोला,
गाना नहीं आता मेरे लाइनें आती हैं। शुक्रिया योगेंद्र जी, बहुत बहुत हम साथ जुड़ने के लिए, इतना अच्छी जानकारी शेयर करने के लिए। और जो शौर्य गाथा आपकी है, सुनकर वाकई में रोंगटे खड़े हुए हैं। सुनकर ऐसा लगा है कि हाँ, कि हर व्यक्ति को शायद सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि योगेंद्र सिंह यादव क्या शख्सियत है, किस तरह का शौर्य दिखाया है, क्या भावनाएं उनके अंदर थीं, सेना किस तरीके से काम करती है। बहुत सारी चीज़ें आपने हमको समझाई हैं। हम शुक्रिया करेंगे आपका और उम्मीद करेंगे कि आप स्वस्थ रहें और इसी तरह देश के लिए प्रेरणा जागृत करते रहें, छात्रों में खास तौर से। और एक मिसाल आप बने हैं और ये मिसाल सदियों तक याद की जाएगी। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू जय सर, हिंद। जय हिंद।